तो अगर आप जुल्म करते रहेंगे तो ये आवाज़ तो उठती रहेगी। वो मुझे बल्कि साहिर का वो याद आ रहा है कि खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने जहमत दी है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को। तारुफ के मोहताज नहीं है, ये जुमला पामाल हो गया है। लेकिन अगर हम डॉक्टर साहब का हाउस कीपिंग के लिए तारुफ करें तो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस हैं, राइटर हैं, अवार्ड विनिंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उन सब से बढ़कर अगर आप सोशल मीडिया लैंडस्केप पे देखें तो बहुत कम प्रोफेसर्स या एजुकेटर्स में से हैं कि जिनकी बात आवाम को समझ आती है, जिनकी तहकीक बहुत मुश्किल, इश्तियाक साहब बहुत आसान अल्फाज में बयान करते हैं और आवाम उसे कबूल करती है। और ये कहना भी बेजा ना होगा कि पूरे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में आपने एक नई जहत बख्शी है अपनी रिसर्च के जरिए। तो इश्तियाक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास, कैसे हैं आप? मैं खैरियत? बिल्कुल ठीक हूँ इश्तियाक साहब। इश्तियाक हाउस साहब, योर यूनिवर्सिटी गोइंग? ठीक जा रहा है? बिल्कुल ठीक जा रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। इश्तियाक चलिए। साहब, आज हमने आपको जहमत दी है कि जो इसराइल और गजा का, इसराइल और पैलेस्टाइन का ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, मेरा ये एहसास है कि इसको लोग प्रेजेंट की नज़र से तो देख रहे हैं, लेकिन अगर पास्ट की नज़र से ना देखें और पॉलिटिकल साइंस को इसमें उसके लेंस से ना देखें तो हम पूरे मसले को समझ नहीं सकेंगे। उसी के लिए आज आपको जहमत दी है। आप इजाज़त दे दो, हम शुरू करते हैं। जी जी, ज़रूर। इश्तियाक साहब, अगर आप हमें बस समझा सकेंगे ये मसला शुरू कहाँ से हुआ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और पैलेस्टाइन का, कहाँ से इसकी बुनियाद पड़ी? देखें, यहूदी जो हैं, जो दो आज से 2000 साल पहले उनकी स्टेट होती थी वहाँ पे, फ़लस्तीन में, जो ख़त्म हो गई। रोमन एम्पायर ने उसका ख़ात्मा कर दिया। और फिर वो जो यहूदी हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके तो बस गए। एक छोटी सी कम्युनिटी हमेशा जेरूसलम में रही भी, लेकिन ज़्यादातर इनका फैलाव हो गया। और दो डायरेक्शन में ये जा सकते थे, एक एशिया में और एक यूरोप में। यूरोप में जो रिकॉर्ड है वो यहूदियों के साथ सलूक का, वो अगर आप मुसलमानों के साथ कंपेयर करें तो यूरोप का सलूक बहुत ज़्यादा जालिमाना है। क्योंकि मुसलमानों में, ठीक है, जब शुरू जंगें हुई बनु कुरैज़ा और ये इसका बहुत जिक्र होता है, लेकिन कुरान शरीफ की जो वो आयत है जिसमें कहा गया है कि पीपल ऑफ द बुक, Jews, Christians and Sabians can live among Muslims, they can retain them religion and whatever as long as they pay जजिया। तो उसकी बुनियाद पे जजिया उनसे लिया गया। कुछ हुक्मरान जो एनलाइटन थे उन्होंने अच्छा सलूक किया, कुछ ने शायद डिस्क्रिमिनेशन भी की। लेकिन जब यहूदियों और मुसलमानों को स्पेन से निकाला गया 15वीं सदी के आखिर में, 16वीं सदी के शुरू में, तो उनमें से एक बहुत बड़ा नंबर जो है यहूदियों का, मुसलमानों की तरह, वो ऑटोमन एम्पायर की जो थी ना टेरिटरीज, वहाँ आके सेटल हुआ। तो उन्हें पनाह मिली। तो हम देखते हैं कि स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड जो हैं वो कैथलिक रिलीजन को दोबारा वापस बड़ी मजबूती से लेके आए। तो वहाँ से यहूदियों को और मुसलमानों को भागना पड़ा। और बहुत से यहूदी जो हैं वो आके खिलाफत उस्मानिया की जो थे ना इलाके, उनमें जाके बसे। और अलबत्ता क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में भी यहूदी थे, वेस्टर्न यूरोप में भी थे, तो जब वहाँ पे हुई ना एनलाइटनमेंट का हुआ, तो ईस्ट वेस्टर्न यूरोप में उन्होंने तकरीबन जो यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत थी वो थोड़ी सी उन्होंने चेंज की। लेकिन ईस्टर्न यूरोप में उन पे हमले बार बार होते रहे और उन्हें कहा जाता था पोग्रम्स, यानी एक इलाके के पूरे एक ग्रुप को जाके मार देना। तो थियोडोर हेर्जल थे एक यहूदी जो स्विट्ज़रलैंड में रहते थे। तो 19वीं सदी के आखिर में तकरीबन उन्होंने ये एक नया आइडियोलॉजी
कायम की जिसका नाम था ज़ायनिज़्म। और ज़ायनिज़्म की बुनियाद थी एक दुआ यहूदियों की जो वो हमेशा पढ़ते थे कि ओ गॉड नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। लेकिन ये एक स्पिरिचुअल दुआ थी जो वो हमेशा मांगते थे। लेकिन थियोडर हर्जल ने कहा कि नहीं, हमें ना यूरोप के अंदर यहूदी जो हैं उन पे बार बार हमले होते हैं, तो हमें अपना मुल्क चाहिए। उस ज़माने में थियोडर हर्जल ने और रॉथशाइल्ड और इन्होंने वेस्टर्न हुकूमतों पे जोर डाला। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खिलाफत उस्मानिया जर्मनी के तरफ से लड़ी, तो अरबों को जो अरेबिया जो है ना आज का, वो ये टेरिटरीज थी ऑटोमन्स की। वहाँ पे उन्होंने अरबों की बगावत करवाई तुर्कों के ख़िलाफ़, ये कह के कुरान जो है वो अरबिक में है, मोहम्मद जो थे रसूल अल्लाह वो अरब थे, और ये सारा इस्लाम का जो लिटरेचर है ये तो इस अरबिक में है, तो आप पे ये तुर्क कैसे आपके हाकिम हो सकते हैं, आप इनके ख़िलाफ़ हमारी मदद करें। तो जब ऑटोमन एम्पायर डिफीट हो जाएगी तो यहाँ पे हम अरबों की एक हुकूमत बना देंगे। और ख़ास तौर पे शरीफ हुसैन ऑफ मक्का जो हिजाज में रहते थे, गालिबन मक्का में, उनको सबसे ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट पोजीशन मिली। शरीफ हुसैन का क्लेम यही था कि वो इमाम हसन की औलाद से हैं, तो वो सुन्नी ओरिएंटेशन जो उस ज़माने का था उसके वो थे। साथ ही साथ 1917 में बेलफोर्ड डिक्लेरेशन हुई, जहाँ पे जो यूरोपियन ज्यूस थे उन्होंने ब्रिटिश उस अपर लॉर्ड्स के अंदर एवेंजलिकल क्रिश्चियनिटी, ये वो क्रिश्चियंस हैं जो फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियन है, उनका यकीन है कि जीसस के दोबारा वापस जो है ना बिलीफ, उसका पूरा होने के लिए ये ज़रूरी है कि सारे यहूदी जो हैं वो फ़लस्तीन में दोबारा लाए जाएं। और जब जीसस आए तो फिर वो उनको मानना पड़ेगा कि ही वॉज द सेवियर और वो दोबारा आए हैं। वो दूसरी बात है कि एक और भी शिक थी कि अगर फिर भी ये यहूदी ना माने तो दे कैन ऑल बी किल्ड। ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गई। अरबों में जो उनकी टेरिटरी थी, जॉर्डन और इराक और फ़लस्तीन के जो इलाके थे ये ब्रिटिश को मिले, और सीरिया और लेबनान जो है ये फ्रांस को मिला एज मैंडेट्स। मैंडेट्स ये थी कि आप यहाँ पे हुकूमतें कायम करें जब तक कि इनको इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती। इसी दौरान उन्होंने चंद अरब मुल्क भी बना दिए, इराक भी तभी बना। और जॉर्डन जो था वहाँ पे शरीफ हुसैन के जो थे बेटे अब्दुल्ला, उनको वहाँ का किंग बनाया गया। और फैसल जो उनके बेटे थे उनको इराक का किंग बनाया गया। तो लेकिन साथ साथ ये एक जूश होमलैंड की प्रॉमिस बेलफोर्ड डिक्लेरेशन में की गई कि जूस के लिए एक होमलैंड होगा, लेकिन वहाँ पे ये लिखा था कि ये होमलैंड तो होगा लेकिन अरबों की जो वहाँ पे रिहायश है उस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जायनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर फिर कुछ लोग थे जो एक आप कह सकते हैं सोशलिस्ट किस्म की सोच रखते थे कि हम वहाँ पे अपनी एक सोशलिस्ट किस्म का इसराइल बनाएंगे। लेकिन दूसरे एक्सट्रीमिस्ट भी थे जो आप कह सकते हैं कि अगर नाज़िज़्म एक रेसिज्म थी तो उसके बरक्स उनके अंदर एक रेसिज्म थी कि इस इलाके में सिर्फ यहूदियों का मुल्क होगा। ठीक है, अब जहाँ तक अरबों का देखें, 18वीं 19वीं सदी में यहूदियों के टोले जो है ना एक एक करके वापस आने शुरू हुए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर हज़ारों लाखों की तादाद में उन्हें वहाँ भेजा गया। और जो थी ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट, उनमें जो लेफ्ट विंग था उन्होंने अरबों से बात भी की कि हमें भी यहाँ पे आप एक्सेप्ट करवा लें, हम आपके साथ मिल के इस इलाके को यानी यहाँ पे मिल के रूल आप
आपका भी मुल्क होगा, हमारा भी मुल्क होगा। लेकिन अरबों के अंदर फिर एक्सट्रीमिज्म थी जो इसको कबूल करने को तैयार नहीं थी। इन हालात में जो बरतानिया, जो जिसके पास मैंडेट था, उन्होंने कोशिश की कि ये जो बहुत यहूदी आने शुरू हो गए थे उनको रोका जाए। तो फिर हम नोट करते हैं कि इसराइल का जो राइट विंग है, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने एक बम चलाया वहाँ पे किंग डेविड होटल में, जहाँ पे शायद 300 इंग्लिशमैन वर किल्ड। ठीक है। तो अंग्रेज़ों को वहाँ से भागना पड़ा। और यूनाइटेड नेशंस ने नवंबर 1947 में एक पार्टीशन प्लान बनाई थी कि फ़लस्तीन के दो हिस्से कर दिए जाएंगे, एक अरब और एक इजरायली यहूदियों की स्टेट। 52%, कुछ लोग कहते हैं 56% इलाका इसराइल को दिया गया और बाकी अरबों को। जो था जेरूसलम, वो अकॉर्डिंग टू दिस प्लान वुड हैव बीन एन इंटरनेशनल सिटी जिसमें दोनों का वो कैपिटल हो। इस प्लान के जो बेसिक थे वो थे काउंट बर्नाडोट, जो स्वीडिश किंग के चचा थे, कज़न थे आप कह सकते हैं। उनको फिर ये राइट विंग यहूदियों ने कत्ल कर दिया बिकॉज दे डिडंट वांट दिस प्लान। जैसे अरब एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे चाहते कि कोई इसराइल बने, इस तरह ये जो राइट विंग के जायनिस्ट थे, ये अरबों को वहाँ से निकालना चाहते थे। तो उस ज़माने में फिर अरबों के ऊपर हमला किया गया, टेररिज्म हुई, और कोई 7.5 लाख अरब वहाँ से भागे, फ़लस्तीनी आप कह सकते हैं। हाँ जी। और 14 मई को 1948 को इसराइल ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट। 15 मई को अरब हुकूमतों ने इजिप्ट, सीरिया और शायद इन्होंने हमला कर दिया उस पे, इसराइल पे। और उस जंग के अंदर, अब ये एक किताब है, आप भी देख लें, बाय डेविड हर्स्ट, द गन एंड द ऑलिव ट्री। वो कहते हैं कि किंग अब्दुल्ला जो थे जॉर्डन के, जब उन्होंने देखा कि अरब जीत रहे हैं जेरूसलम में, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया ये इजरायलियों को ताकि एस्केप कर जाएं। क्योंकि जॉर्डन पे भी एक नज़र थी कि ये अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ है, तो ये भी एक इलीगल मुल्क है। खैर, हुआ ये कि उसमें जो पार्टीशन प्लान थी उसका और इलाका आ गया इसराइल के पास। और लेकिन ईस्टर्न जेरूसलम जो है वो जॉर्डन के कब्जे में ही रहा। फिर 67 में इसराइल ने हमला कर दिया, 6 डे वॉर कहते हैं उसे, अरब मुल्कों पे, इजिप्ट पे, सीरिया पे, आई थिंक जॉर्डन ऑल्सो, आई वुड इमेजिन। मुझे तो उसके बाद, आई वॉज इन कॉलेज, मुझे याद है हमारे टीचर, हम रोज़ बात करते थे। तो वो 6 दिन में ही अरबों की जो फौजें हैं वो जो हैं डिफीट हो गई। सिनाई डेजर्ट जो इजिप्ट के पास था वो भी काबू में आ गया इसराइल के। तो ये था 67 वॉर। इसके बाद हम देखते हैं कोशिशें हुई, और अमन की तरफ कोई बात की जाए तो लेकिन पीएलओ तब तक बन चुकी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम आर्म स्ट्रगल के ज़रिए अपने मुल्क को आज़ाद कराएंगे, और उनके उस चार्टर में यही था कि यहाँ पे कोई यहूदियों की स्टेट नहीं होगी, कोई रिलीजियस स्टेट नहीं होगी, लेकिन जो भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनकी एक सेकुलर स्टेट हम बनाएंगे। लेकिन वो जो पीएलओ की एक्टिविटीज़ हैं, पीएलओ, पीएलएफपी, एक और मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपनी वो आर्म स्ट्रगल किया, उसको आप टेररिज्म भी कह सकते हैं। जहाज़ अगवा हुए, उनको उड़ा भी दिया गया, वो सारी, क्योंकि आई एम विटनेस टू ऑल दैट, तो मुझे सब याद है। लेकिन 73 में फिर फाइनली इजिप्ट ने, सीरिया ने एक जंग लॉन्च की इसराइल पे, और वो जंग में पहले चंद घंटों तक कम से कम तो वो अरबी फोर्सेस जो हैं वो एडवांस कर रही थी टुवर्ड्स जेरूसलम। लेकिन एट दैट पॉइंट द अमेरिकन एक ब्रिज बना दिया उन्होंने आर्म्स का, और आर्म्स दिए उनको इसराइल। और फिर वो जंग का जो है ना कैरेक्टर बदल गया, एंड द अरब्स वर डिफीटेड वंस अगेन। इसके बाद
अनवार सादात जो प्रेसिडेंट थे अपना इजिप्ट के, उन्होंने ऑफर किया कि हम इसराइल को रिकग्नाइज करने को तैयार हैं अगर वो सिनाई और ये इलाके जो हैं वो छोड़ दें। तो 19 आई थिंक 78 में मेरे ख्याल से ये सदात केम टू जेरूसलम या तेल अवीव, अब मुझे एकदम याद नहीं है। उनकी एग्रीमेंट हो गई, सिनाई वापस दे दिया गया, लेकिन इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप के जो मुसलमान हैं उनको नहीं लिया, खुद ही नहीं लिया, दे लेफ्ट इट देयर। ठीक है, सिनाई वापस ले लिया। तब से इजिप्ट की और इसराइल की एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। समझ गए आप? तो अच्छा, हम, हाँ, 67 वॉर के बाद जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं वो वो कहते हैं कि इस इलाके में दो स्टेट्स होनी चाहिए, एक इजरायली स्टेट और एक फ़लस्तीनी स्टेट। फ़लस्तीनी स्टेट जो है वो अबाउट 28% ऑफ द टेरिटरी, क्योंकि ये 48 में भी हार गए थे, समझ गए आप? तो उसके अंदर ईस्टर्न जेरूसलम वुड बी कैपिटल ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। अग्रीमेंट हो भी गई लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। उधर अनवर सदात को कत्ल कर दिया गया, इधर 1995 में मेरे ख्याल से यिtzhak राबीन, जो 67 वॉर के हीरो गिने जाते हैं, ही वॉज अ जनरल बट देन ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, उनको इजरायली राइट विंगर्स ने कत्ल कर दिया, क्योंकि वो यासर अराफात के साथ अग्रीमेंट हुई थी, ओस्लो अग्रीमेंट। और मुझे याद है वाइट हाउस की उसके ऊपर बिल क्लिंटन, यासर अराफात, यस्टिक राबीन, उनका हाथ हैंडशेक भी हुआ था, लेकिन इधर राबीन को कत्ल कर दिया गया। सो यू वुड से दैट एक्सट्रीमिस्ट जो हैं दोनों तरफ, वो पीस की तरफ जो मूवमेंट्स हैं उसको सैबोटाज वन वे और अनदर करते रहे हैं। अब होता क्या है कि इधर एक पीएलओ की हुकूमत, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उन्होंने बना दी, जो पहले गाजा में भी थी और वेस्ट बैंक पे थी। बीच में जो इलाका था वो इसराइल का था। ठीक है, वहां पे अब कहा जाता है कि जो पीएलओ की पीएल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो गाजा में थी, उसके मिनिस्टर करप्ट थे। तो जो इलेक्शन हुआ 2005 में, तो वहां पे ये पीएलओ वाले हार गए, हालांकि प्रेसिडेंट इलेक्ट यही हुए थे, महमूद अब्बास। लेकिन उनकी हुकूमत जो है वो वेस्ट बैंक में रही। लेकिन साथ साथ इसराइली हुकूमतों ने ये अग्रीमेंट करते करते पूरे वेस्ट बैंक के अंदर भी आके तो सेटलर्स, इजरायली सेटलर्स वहां पे लाने शुरू कर दिए। और उधर 65 में शायद जो जनरल इलेक्शन वहां पे है गाजा में, वो हमास जीत गई। अब ये बहुत लिटरेचर शो करता है, मैंने इजरायली स्कॉलर्स की भी पढ़ी है, कि इजरायली इंटेलिजेंस जो है वो हमास को सपोर्ट करती रही, क्योंकि हमास के प्रोग्राम में इस सारे इलाके में एक इस्लामिक स्टेट बननी चाहिए, इस्लामिक स्टेट, और वो बिल्कुल इसराइल के खात्मे पे यकीन रखते हैं। जबकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या पीएलओ वाले लोग जो हैं वो मान गए हुए हैं टू टू स्टेट सोल्यूशन को। लेकिन इसराइली हुकूमतों ने यिtzhak राबीन के पास राइट विंग की डोमिनेशन हो गई, एरियल शेरोन ऑनवर्ड्स, और उन्होंने अग्रेसिवली जो है वो वहाँ पे सेटलर्स लाने शुरू कर दिए। अलबत्ता महल 2008 में मेरे ख्याल से एरियल शेरोन ने कहा कि हम ये गाजा जो है ना, ये हम वापस देते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो सेटलर थे कोई 8,000, वो वहाँ से हटा भी ली दिए दिए गए, और हुकूमत वहाँ पे इनकी आ गई, हमास की। और हमास का अलबत्ता उन्होंने दीवारें भी खड़ी कर दी, वहाँ से वर्क फोर्स हर रोज़ जो आती थी काम करने के लिए इसराइल में, वो बिल्कुल एक तरह का प्रिजन उसे, बल्कि
यूके के जो प्रेसिडेंट थे डेविड कैमरन का कहना है दैट द गाजा स्ट्रिप इज एन ओपन एयर प्रिजन। तो इन हालात में गाजा पे कंट्रोल था, क्योंकि गाजा में जो हमास है, हमास का प्रोग्राम राइट विंग इसराइलियों को सूट करता है, क्योंकि पीएलओ तो अग्री करती है कि टू स्टेट्स हों, लेकिन जो राइट विंग है इसराइल में वो टू स्टेट्स के हक में भी नहीं है। अग्रीमेंट हो गई हुई है 67 की, बट दे डोंट वांट टू स्टेट्स इन दैट एरिया। दे वांट ऑल दिस टू बी इसराइल, ग्रेटर इसराइल। ठीक है। लेकिन हमास जो है उसकी बैकिंग फिर, अच्छा 2001 में मुझे याद है सऊदी अरेबिया के जो किंग थे उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो फलस्तीनियों के हकूक पूरे कर दे तो वी आर विलिंग टू रिकग्नाइज इसराइल। और जो उस जमाने के प्रेसिडेंट थे इसराइल के, उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू गो टू रियाद टू मीट द सऊदी किंग, जिसके ऊपर फिर ये हमास और ईरान और इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये जो है कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड है, ये है वो है। और इजरायली प्रेसिडेंट को एरियल शेरोन और इन लोगों ने जो उनकी ख्वाहिश थी ना कि वो सऊदी अरेबिया जाएं, वो पूरी नहीं होने दी। अब इस दौरान हम देखते हैं कि अमेरिकन प्रेशर की वजह से ट्रंप ने भी कोशिश की कि शॉर्ट ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट कुछ अग्रीमेंट हो जाए, लेकिन फ़लस्तीनी उसके लिए अग्रीड नहीं है। और ये जो नेतन्याहू है, ही इज़ अ वेरी राइट विंग पर्सन। इसने अपनी लेटेस्ट हुकूमत के अंदर जो ओपनली फैशिस्ट हैं इसराइली, उनको भी अपनी कैबिनेट में रखा हुआ था, जो चाहते हैं कि वहाँ पे एक भी अरब ना रहे और वो सारा इलाका इसराइल का हो जाए। तो अब इस सिचुएशन के अंदर नेतन्याहू थ्रू अमेरिकन बैकिंग वाज एबल टू कन्विंस सऊदी अरेबिया और ये जो हैं यूएई कि हम एक अब्राहमिक वो अकॉर्ड करेंगे जिसमें मिल के पीस होगी, ये होगी। लेकिन मुझे याद है जब ये बातें हो रही थी और मुझे कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर ने इस पे बात भी की, मैंने कहा देखो जब तक फ़लस्तीनियों के हकूक़ के ऊपर कोई बात नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्टेबल सोल्यूशन हो सकता है। और वही हुआ कि एक दिन हमास ने हमला कर दिया, और वो हमला जो है उसके बाद अब ये जंग हो रही है जिसमें 10,000 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। कल ही मैं स्वीडिश टेलीविज़न देख रहा था जहाँ पे उन्होंने बताया कि इसराइल ने कोई 43 मिनट्स की एक वीडियो शो अपलोड की है, जिसके अंदर दिखाया गया कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ वो किस तरीके से उन्होंने क्या क्या बेदर्दी के साथ वहाँ पे लोगों को मारा। तो ये है बैकग्राउंड। मैंने पूरी आपको जो है ना उसका स्केच दे दिया है। जी डॉक्टर साहब, ये अच्छा हुआ कि पूरा ओवरव्यू एक साथ आ गया, तो अब वो बिट्स एंड पीसेस कनेक्ट करने में आसानी होगी। अगर हम इसको बिल्कुल शुरू से देखें तो आपने हमें जी बताया कि यूके का मैंडेट था और उन्होंने ही अल्टीमेटली वहां पे एक इजरायली स्टेट वो एक बनाने में मदद की। जी। ये किस तरह, अगर ये इसमें क्या कीमियाई फर्क है कि यूके तो तमाम ही दुनिया को कॉलोनाइज किए बैठा था, तो जब उसने बाकी जगहों पे स्टेट्स बनाई तो उन्हें तो कबूल कर लिया गया, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो चाहे वो दूसरी स्टेट्स हो, लेकिन वहीं पे जब उसने इसराइल बनाया तो उसे कबूल नहीं किया गया। इन दोनों में कीमियाई फर्क क्या है? एक तो ये है कि बाकी इलाकों में जो लोगों को स्टेट्स बना के दी गई, हालांकि उनमें भी हमने देखा है जो पॉपुलेशन एक स्टेट को मिली, वो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही ग्रुप की हों, ऐसे भी हुआ। लेकिन वहाँ के लोग रहने वाले थे उसी इलाके के, जबकि बेशतर, नॉट ऑल, बेशतर जो ये यहूदी यहाँ पे लाए गए थे ये तो यूरोपियन यहूदी थे, जिन्हें ला के तो वहाँ पे डंप किया गया और वहाँ से अरबों को भगाया भी गया, और उनकी ज़मीन पे फिर ये मुल्क जो है वो डिक्लेयर हुआ। तो थोड़ा सा इसराइल का कैरेक्टर जो है ना वो ये है कि इट्स द लास्ट कॉलोनाइजेशन ऑफ जो होती है, यानी बाकी जगह पे डीकोलोनाइजेशन हुई, यूरोपियंस विथड्रू, लेकिन यहाँ यूरोपियंस ने अनवांटेड लोगों को, यानी यहूदियों को ये पसंद नहीं थे करते, उनको ला के वहाँ पे इन्होंने डंप कर दिया। तो ये एक ट्रेजेडी बेचारे यहूदियों के लिए भी है कि पहले उनको खूब मारा गया, जब हिटलर ने उन पे हमले किए तो कई मुल्कों ने उन्हें फ्री पैसेज नहीं दिया
इंक्लूडिंग इसराइल। तो वहां से इसीलिए कंसंट्रेशन कैंप में इतने लोगों को मारा गया। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर ख़ास तौर पे अमेरिकन ज्यूरी जो है, जो बड़ी पावरफुल है, उन्होंने प्रेशर डाला, और इसराइल की फिर बात जो है प्रेसिडेंट ट्रूमैन के सामने ख़ास तौर पे सपोर्ट फिर अमेरिका से आनी शुरू हो गई। और वेस्टर्न पावर्स का जो नया लीडर था वो स्ट्रांगली प्रो इसराइल हो गया, क्योंकि द जूइश लॉबी वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन अमेरिका। और एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी वहाँ पे है जिसे कहते हैं बाइबल बेल्ट, जहाँ पे ये एवेंजलिकल क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है, जिनके वोट के बगैर आप इलेक्शन तकरीबन नहीं जीत सकते। और ये सब वही हैं जो यकीन रखते हैं इन द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट एट द एंड ऑफ टाइम। जिस तरह है ना मुसलमानों के अंदर के, हम मुसलमान भी मानते हैं कि हज़रत ईसा दोबारा आएंगे, लेकिन साथ इमाम महदी के आने का भी है। शिया सोच के मुताबिक तो वो ही इज़ इन द हाइडिंग, ही कैन कम एनी टाइम। सुन्नियों में एक फोकलोर तो है कि सीरिया से कोई बंदा आएगा और वो होगा इमाम महदी। तो और आपको पता है यहूदियों के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो शाम को एक टेबल जो है ना, टेबल पे एक कुर्सी छोड़ देते हैं फॉर द मसाया टू कम। वो आज तक अपने सेवियर का इंतज़ार कर रहे हैं। सो यहूदियों के सेवियर का इधर है, उधर क्रिश्चियन और इधर मुसलमानों के सेवियर्स का इशू है। लेकिन इसराइल की सिचुएशन ये है कि अरब रेजिस्टेंस हुई, और उन्होंने रेजिस्ट किया। अगर वो ना रेजिस्ट करते तो जैसे, या रेजिस्ट करते और सारे मारे जाते, तो वो भी हो सकता था जैसे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में वहाँ के लोगों का सफाया ही हुआ ना। आज तो वो रिजर्वेशंस में आपको नज़र आते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ। यहाँ पे लोगों ने रेजिस्ट किया क्योंकि यहाँ के जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो अपने ज़माने में खुद एक बहुत बड़ी पावर रही है। वो कोई प्रिमिटिव सोसाइटी नहीं थी। खिलाफत उस्मानिया, मुग़ल एम्पायर, उससे पहले अब्बासियों का दौर, और स्पेन में इस्लाम। तो ये एक ग्रैंड सिविलाइजेशन है जिसके लिए इस किस्म का जो एक बाहर से आके दोबारा, जब सारी दुनिया में कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो रही है, दोबारा लोगों को लाया जाए। अरबों के नज़र में तो शायद वो यूरोपियन थे जो वहाँ पे दोबारा आ रहे थे। और दूसरी बात है, ये वो यूरोपियंस थे जो क्रिश्चियन एंटी सेमिटिज्म के शिकार थे। ये इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इनको समझाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ताकि लोगों को समझ आए कि यहूदियों के साथ जो ट्रेजेडी है वो बहुत बड़ी है। 1938 में मैंने कोट किया हुआ है अपनी जेना वाली किताब में, महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है ऑन पैलेस्टाइन। तो वो कहते हैं कि जैसे हिंदुओं ने दलित्स को तारीख में इतना बुरा ट्रीट किया है, बिल्कुल इस तरह ही ये यूरोपियंस ने यहूदियों को ट्रीट किया है। लिहाजा मेरी टोटल सिंपथीज जो हैं वो यहूदियों के साथ हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो यूरोपियंस ने किया है उसकी सज़ा अरबों से को दी जाए। तो वहाँ पे ला के इनको जो स्टेट का आइडिया, मैं उसको अपोज करता हूँ। बट दैट वाज 38, तब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं थी हुई। वर्ल्ड वॉर के बाद जब पता लगा इतने यहूदी मार दिए गए हैं, तो सारे यूरोप के अंदर एक जो है गिल्ट की फीलिंग पैदा हुई। और अमेरिका में जो जूश लॉबी है वो बहुत पावरफुल थी। उन्होंने जाके प्रेसिडेंट ट्रूमैन को बना लिया कि हमें आप बनने दें, हम वेस्ट के साथ ही अलाइड होंगे, हम तो हैं ही वेस्टर्नर्स। तो इस तरह अमेरिका के लिए इसराइल जो है वो उनका सबसे गारंटीड सपोर्टर है उस इलाके में जहाँ इतना ऑयल है और इतनी वो रिसोर्सेज हैं। इसे सर तो एक और, अमेरिका। सॉरी, जी जी। जी मैं एक और बताएं। सवाल करना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं चाहूंगा कि इसराइल को इसराइल के लेंस से देखा जाए, लाइक यहूदियों के लेंस से और पैलेस्टाइन के लेंस से। एक ही सवाल जो आप ही के जवाब से उठता है, तो फिर जिस तरह आपने कहा कि ये मॉडर्न कॉलोनाइजेशन है इसराइल, तो फिर उस वक्त का जो कानून था, जो भी कानून था, वो आप हमें बताएंगे। उस कानून के मुताबिक इसराइल की जो स्टेट का बनना है, इज इट लीगल और इज इट इलीगल? देखिए, वैसे तो इलीगल था, जब उन्होंने डिक्लेयर किया है तो फिर इन मुल्कों ने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो लीगैलिटी अपने आप ही आ गई, उसको मेंबर भी बना लिया
यूनाइटेड नेशंस का। लेकिन जब उन्होंने डिक्लेयर किया था तो देन दे हैड नो लीगैलिटी। बल्कि वो तो देखें, उनके दो जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, यित्शक शमीर और मेनाहेम बेगिन, वो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में आर नॉन टेररिस्ट, जिन्होंने टेररिज्म की किंग डेविड को के उसको और भी इन्होंने वहाँ पे की फ़लस्तीन के अंदर। तो फ़लस्तीन के इसराइल के कायम करने में टेररिज्म इस्तेमाल हुई, पूरी हुई। लेकिन बाद में उन्हें मान लिया गया, क्योंकि एक और भी इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले रिकग्नाइज एक्चुअली सोवियत यूनियन ने किया उन्हें। अमेरिका में जब तक प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे तो थोड़ी सी हेजिटेशन थी। इट्स व्हेन ट्रूमैन बिकेम द प्रेसिडेंट के जो जूश लॉबी और ऑर्थोडॉक्स, वो जो क्या कहते हैं, फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियंस का असर अमेरिका पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, तो अमेरिका टुक सम टाइम बिफोर बिकमिंग सो स्ट्रांगली प्रो इसराइल। सोवियत यूनियन ने मदद इसलिए की थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ना सिर्फ ये स्लाविक लोगों के पे इतना जुल्म किया गया, यहूदियों पे भी किया गया। तो सोवियत स्टेट एक सिंपथी भी रखती थी, और क्योंकि लेबर पार्टी के ये लोग थे, तो ख्याल था ये सोशलिज्म लाएंगे वहाँ पे इसराइल में। बाद में पॉलिटिक्स क्योंकि कोल्ड वॉर का की नज़र हो गई, तो जो अरब जो थे, मसलन जमाल अब्दुल नासिर और सीरिया, और ये प्रो सोवियत हो गए, और इसराइल और ये मुल्क जो हैं ये प्रो अमेरिका हो गए। तो इस तरह भी पोलराइजेशन हुई। तो फाउंडिंग के अंदर इट वाज अ सेल्फ डेक्लेरेशन, लेकिन वो उसे मान लिया गया, तो फिर वो एडमिट भी हो गए यूनाइटेड नेशंस में। इसमें जब उनकी मेंबरशिप का बात थी तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वोटेड अगेंस्ट इसराइल बीइंग एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये ऑन रिकॉर्ड लाना चाहिए। शुक्रिया इश्ताक साहब, इसमें ये देखिए कि आपने कहा कि चंद स्टेट्स ने उन्हें फौरन रिकॉग्नाइज कर लिया, कुछ को चंद कुछ वक्त लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी कर लिया। उस वक्त ज़ाहिर है इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हर नेशन के, क्या इंसेंटिव था उन नेशंस के पास जिन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट किया? नहीं, एक तो ये यूरोपियन मुल्कों ने एक के बाद किया, क्योंकि ये सारे इन्वॉल्व थे यहूदियों के कत्लेआम में, नॉट डायरेक्टली। क्योंकि जब नाज़िज़्म बेसिकली एंटी जूश एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, ठीक है, तो वही हमला उन्होंने वहाँ पे स्लाविक लोगों पे भी किया, और यहूदियों को पकड़ पकड़ के तो मारा गया। लेकिन इनिशियली हिटलर वांटेड ऑल द जूस टू लीव जर्मनी, हम्म। लेकिन वेस्टर्न पावर्स ने उनको एंट्री नहीं दी, बड़ी मुश्किल कर दी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पकड़े गए और उनको मारा गया। तो अ, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और एक नया अमेरिकन लीडरशिप के अंदर जो यूरोप की अपनी सियासत है वो एक साइड पे हो गई, और फिर एक के बाद एक जो हैं वो प्रो इसराइल होते गए। उन्हें भी टाइम लगा। तो थर्ड वर्ल्ड के अंदर तो ज़्यादा वोटिंग जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ ही हुई थी इनिशियली। बाद में इसराइल ने अपनी काबिलियत से शो किया कि वो एक इंडस्ट्रियल पावर भी बन गए, वो एक टेक्नोलॉजिकल पावर भी बन गए, और उन्होंने वो क्या कहते हैं, सहरा के अंदर हरियाली भी पैदा कर दी। तो जो कामयाब हो जाता है उसकी फिर दुनिया में मानी भी जाती है। और क्रिश्चियंस और मुसलमानों और यहूदियों का ही प्रॉब्लम है ना ये अब्राहमिक रिलीजन्स का। बाकी जो दुनिया है वो तो इन चीज़ों से आज़ाद है। तो उनकी इसराइल के ख़िलाफ़ कोई ऐसी डॉक्ट्राइनल प्रॉब्लम नहीं थी जो मुसलमानों के लिए है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो एक के बाद फिर मुझे याद है कि जब चीन आज़ाद हुआ था तो इसराइल ने उन्हें मुबारकबाद भेजी थी, लेकिन वहाँ से फिर जवाब आया था कि वी डोंट रिकग्नाइज कि ये कहाँ से खत आया या लेटर आया। बाद में अब चाइना भी बहुत बड़ा इसराइल के साथ ट्रेड करता है, और इंडिया ने भी शुरू कर दिया 90s के अंदर। क्योंकि देखें, मुसलमानों के अंदर जो ट्रेंड्स आए ख़ास तौर पे सो कॉल्ड अफगान जहाद के बाद, वो टेररिज्म के बहुत आए हैं। तो सारे वेस्ट में भी टेररिज्म हुई। हाँ जी, 9/11 वहाँ पे हुआ।
हिंदुस्तान में वो बॉम्बे वाला अटैक हुआ, कश्मीर के अंदर कराया, तो मुसलमानों की जो ये है ना, ये जिहादी किस्म का जुनून, उसने सारी दुनिया को प्रो इजराइल भी कर दिया इस एतबार से। इस तरह मैं चाहूंगा कि हम ना इस पूरी बात को दो हिस्सों में डिवाइड करें। पहले हम चले। ज्यूस के लेंस से और यहूदियों के लेंस से इस चीजों को देखें, फिर हम इसराइल की तरफ जाएंगे, क्योंकि ठीक। ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है उस पर तो बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जी बैक जी। ऑफ द डे चीजों को जी समझते जी। कैसे हैं उसके लिए आप हमारी मदद करेंगे। अगर हम ठीक। इसराइल के लेंस से देखें या यहूदियों के लेंस से, और ये जो किस्सा और ये जो बात होती है कि 2000 पहले ये हमारा लैंड था, हमें हटा दिया गया, अल्टीमेटली इस सिचुएशन में जो कि उनका आर्ग्यूमेंट है, डू दे हैव द राइट टू अ स्टेट, और डज एनी पीपल इन द वर्ल्ड जिनको पहले कभी निकाल दिया गया हो, डू दे हैव अ राइट टू अ स्टेट? ऐसी कोई राइट तो दुनिया में नहीं है, वरना तो सारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से ये वापस भेजने चाहिए यूरोपियंस, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी हुकूमतें होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी उनके जो एबोरिजिनीज हैं उनका हक है उनके ऊपर, लेकिन ये कहीं और नहीं हुआ, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है? ठीक है। एंड ओरिजिनल राइट्स का झगड़ा तो कभी भी ख़त्म नहीं ना होगा। मसलन इंडिया के अंदर हु आर द ओरिजिनल पीपल? क्या वो मोहनजोदाड़ो के लोग थे, हड़प्पा के लोग थे, या जो बाद में एरियंस आए उनके राइट ज़्यादा हैं? अगर वहाँ पे ये झगड़ा डाल दें तो एक के बाद एक है कि द्राविडियन पीपल हैव मोर राइट्स, और द एरियन पीपल हैव मोर राइट्स, और इवन पीपल अर्लियर। महल हिस्ट्री में जो हो गया होता है उसको, उसका क्या कहते हैं, उसको रेक्टिफाई करने के लिए प्रेजेंट के अंदर आपको कोई ना कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि वो जो हुकूमतें थी वो जालमाना हुकूमतें थी। अब अगर आप जमहूरियत बना लें और जहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट हो, तो जो पास्ट में हुआ है उसको आप ख़त्म कर देते हैं ना। अब आप देखें, मुसलमान जो हैं वो वेस्ट को चाहे जितना हेट करें, लेकिन अगर मौका मिले तो यहाँ आके क्यों सेटल होते हैं? आप और मैं क्यों यहाँ पे आके रहते हैं? यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स हैं, यहाँ पे आपके साथ अगर कोई ज्यादती हो तो यू कैन टेक देम टू द कोर्ट, और ये और वो। तो जहाँ जहाँ जमहूरी हुकूमतें, जहाँ पे द रूल ऑफ लॉ आ जाता है, वहाँ पे लोग सिक्योर फील करते हैं। तो पुरानी हिस्ट्री अब कैसे दोबारा करेक्ट की जाए, वो तो नामुमकिन है। लेकिन अ, यहूदियों की एक सेंस ऑफ सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, ये मानना पड़ेगा। उनको इतनी भी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी, लेकिन वो अपनी बिलीफ पे कायम रहे। ये एक बहुत बड़ी सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है ना। कई लोग बेचारे जो हैं और जिनका जिक्र ही नहीं है हिस्ट्री में, वो कहाँ गए? हाँ जी, कौन थे? वो भी हैं, लेकिन ज्यूश कल्चर इस हाई कल्चर रहा है। और क्योंकि इब्राहिमिक ट्रेडिशन को क्रिश्चियंस भी मानते हैं और हमारा कुरान शरीफ भी मानता है, तो उसका स्टेटस जो है वो ख़ास बन जाता है ना इस एतबार से। इख्तियार साहब, इसमें एक बहस आपने भी कहा कि कहाँ तक तारीख में जाया जाएगा। ये सवाल जो आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स उठाते हैं, इसका जवाब भी आप ही देंगे कि ये जो झगड़ा है कि जमीन असल में किसकी होती है, उस वक्त में रहने वालों की, या अब 2000 साल पीछे जाएं, यही बहस इंडिया में चलती रहती है जैसे आपने कहा, ये जमीन जी। असल में होती किसकी है? अब ये एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ में उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। जो लोग वहाँ रहते हैं, ज़मीन तो उन्हीं की होनी चाहिए ना। लेकिन बाहर से आके लोग अ, अगर ख़रीद के लीगली कहीं ज़मीन अपनी रख लें, तो वो भी जो यहूदी आए बहुत, उन्होंने अरबों से ज़मीन लेके भी घर बनाए अपने। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर हज़ारों में जब ये आए, लाखों में, तब ये प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे सिर्फ ये पनाह नहीं ले रहे, ये तो अपना एक मुल्क बना रहे हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम और एक्यूट हो गया। तो लेकिन जायनिज्म तो यही कहती है ना कि ये अल्लाह ने हमें, गॉड हैज़ प्रॉमिस दिस लैंड टू अस। जिस तरह मुसलमानों की फंडामेंटलिज्म एक ख़ास किस्म की है, क्रिश्चियन फंडा जूश फंडामेंटलिज्म इज़ दैट दे आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, एंड इसराइल इज़ द प्रॉमिस लैंड ऑफ गॉड। अब एक बिलीफ का दूसरे बिलीफ से जो टक्कर है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? वो तो यही था, टू स्टेट
सॉल्यूशन जो नवंबर 1947 में प्रपोज हुआ था, वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि दोनों तरफ से एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने उसको सैबोटाज कर दिया। ठीक है। और अब ये है कि इजराइल इज द स्ट्रॉन्गर एलिमेंट इन दिस प्रॉब्लम विद द लोकल जो फिलिस्तीनियन है। इश्तियाक साहब, तो अगर हम, इसके जी अंदर, सॉरी, हाँ जी, जस्टिस तो यही है, टू स्टेट सोल्यूशन, या नहीं, जी, एक सेकुलर स्टेट यहां बन जाए सबके लिए। अगर हम इसराइल और फलस्तीन को 2 मिनट इक्वेशन से निकाल भी दें, सिर्फ ये सवाल को ऑन द बेसिस ऑफ इट एंटरटेन करें कि जमीन किसकी होती है, और आपने कहा कि जो लोग वहां पे रह रहे होते हैं, तो ये लोग मतलब इसके लिए लाइन ड्रॉ ओरिजिनली करनी, तो उन्हीं की होती है ना, इसके उन्हीं लिए की इसके होती है लिए जो रहते हैं इसके जी। लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, कि कौन कहाँ रहता है। लाइक मैं जैसे आ जाके कब्जा कर लूं तो क्या अब वो मेरी जमीन हो गई है, जैसे इसराइल की सिचुएशन में, या मैं आके जी इंडियंस लोगों को मार दूं फिर वो मेरी जमीन हो जाएगी। हाँ, तो इधर वो लाइन कैसे यूएन ड्रॉ चार्टर करें? 1945 से शुरू होता है। उससे पहले तो ये यही था ना, सारी कॉलोनीज थी। तो कॉलोनीज तो बाहर से आके लोगों ने वहां पे हुक्मरानी की थी ना। कई जगह पे वो सेटल भी हो गए, कई जगह वो सेटल नहीं हुए, लेकिन कंट्रोल तो उनके हाथ में था। तो 1945 ऑनवर्ड्स जो लोग जहां हैं वो ज़मीन उनकी है। उसके बाद जिस तरह जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पे हमला किया, अ, उसमें उन्होंने चार्टर ना वो सिक्योरिटी काउंसिल को भी इस्तेमाल किया, ये है वो है, लेकिन सिक्योरिटी का जो है जनरल सेक्रेटरी यूएन के कोफी अनान, उनकी है रूलिंग कि ये जो हमला था वो अनलॉफुल था। सो सिंस 1945 इट्स नो लॉन्गर एडमिसिबल to go and occupy another country or to settle people there against the will of the people. अब इसराइल तो उसके बाद बना है ना, उसके बाद बना है, 1948 में बना है, लेकिन उसको मान लिया गया उस जमाने में। तो वो भी ठीक है, अब वो भी है मेरे ख्याल से। इफ आई वर टू प्रपोज आई वुड से कि इसराइलियों को भी अब हक है वहाँ पे रहने का, लेकिन साथ साथ फ़लस्तीनियों को भी उनके हकूक जो मिल जाएं, या ये सारे मिलके एक स्टेट बना लें। अगर ये और कोई तरीका नहीं हो सकता जहाँ पे डिस्क्रिमिनेटली लॉज ख़त्म हो जाएं। ठीक है। कनाडा में आप रहते हैं ना, पता नहीं आप सिटीजन हैं या नहीं है, लेकिन अगर आप सिटीजन हो तो यू कैन कंटेस्ट ऑल पब्लिक ऑफिसेज के नहीं। जी, मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे ही है, इसराइल भी एक ऐसा मुल्क बन जाए तो हम तो बिल्कुल उसके हक में हैं। लेकिन अगर यहूदी ये समझें कि हम ऐसी स्टेट में फिर भी थ्रेटन्ड होंगे, क्योंकि अरबों की पॉपुलेशन बच्चे पैदा करने से और ये और वो एक ज़माने में बढ़ जाएगी, तो फिर वो दो मुल्क बनाने में तैयार हो जाएं। ये तो नहीं हो सकता कि अब सारे गाजा से बम मार मार के वहाँ से भगा दिए जाए, या उनको मार दिया जाए, वेस्ट बैंक में आप सेटलर्स ले आए। तो वो भी वर्केबल इन द लॉन्ग रन नहीं है। इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फ़लस्तीनियों को भी उनका हक किसी तरीके से मानना पड़ेगा। इसलिए सब सॉल्यूशन की हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो आपने कहा कि 1945 के चार्टर के बाद अब डिफाइन होगा कौन कहाँ पे रहता है, तो जी। इसका इसको हम इस तरह इन्फर कर सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरह देखूं, कि फिर ये जो उसूल है ये उसूल की बुनियाद पे नहीं खड़ा, ये दुनिया में पावर डायनेमिक्स के बुनियाद पे खड़ा है, कि जो पावरफुल है उन्होंने डिसाइड कर दिया 1945 में, इसलिए अब ये लॉ ऑफ द लैंड है। तो फिर भी तो ऐसी पावर डायनेमिक्स तो दुनिया की वैसी ही रही। इंटरनेशनल लॉ तो ऐसे ही बनती है कि जो पावर डायनामिक्स में से निकलती हैं चीज़ें, वही इंटरनेशनल लॉ बन जाती है। वरना तो कोई ऐसा कोर्ट नहीं है जो हर वक्त ये लॉ बना रहा हो। यूएन चार्टर के ज़रिए ही अब मैं देखता हूँ इंटरनेशनल ट्रीटीज बनती हैं। हाँ जी। ये जितनी हैं, वो क्या कहते हैं, कवनेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, कवनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये तो सारी यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए बनी है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो वहाँ से कानून बनता है वो इन प्रिंसिपल इज़ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। लेकिन उसमें मसला क्या है? मसला ये है कि इंटरनेशनल लॉ डोमेस्टिक लॉ की तरह नहीं है कि जब बन जाती है तो उसको सारे उसी तरह मानते हैं। जो 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 स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं वो उसे वायलेट भी करती हैं। जैसे मैंने बताया, बुश ने हमला नहीं किया, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। हाँ जी। जी, सो ये होता रहता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो आज की है वो यूएन चार्टर 1945
5 के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद जितनी भी लॉज बनी है उसमें ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर कंट्री इज अनलॉफुल। और इसीलिए अभी भी इसराइल को इवन द, मैंने वो चेक भी किया था यूएसए का, वो 2 स्टेट सोल्यूशन अभी भी उनके प्रोग्राम के अंदर है। और ये ऑक्यूपेशन वो उसे वो ऑक्यूपाइड एरियाज ही कहलाते हैं। ऑक्यूपाइड एरियाज का मतलब है कि दे हैव नो राइट टू दोज एरियाज। समझ गए आप? जी। तो जो उनका सबसे बड़ा एलाई है इसराइल का, वो भी मानता है कि दीज आर ऑक्यूपाइड एरियाज। इस तरह से अगर हम इसको दोबारा ज्यूस के लेंस से ही देखें, तो आखिरी सवाल पे पैलेस्टाइन की तरफ जाएंगे कि ज्यूस के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होती रही, आप हिटलर को तो जी ये कह सकते हैं ना कि उसने आइडियाज कहीं से मुस्तार लिए, उसके बाद उसने पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी, लेकिन ज्यूस के खिलाफ हमें एक पूरी हिस्ट्री मिलती है डिस्क्रिमिनेशन की, उन्हें डिमोनाइज करने की, उन्हें इविल पीपल दिखाने की। इसके पीछे क्या जी। थॉट है, ये कहाँ से बुनियाद उठी थी? वो उसकी बुनियाद तो ये है कि जीसस क्राइस्ट जो एक्चुअली बाद में तो यही खबर है कि ही वॉज ए रेबल अमंग द जूस, जो उस जमाने की जो करप्ट वो थी प्रीस्टहुड और जो अमीर लोग थे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन बाद में जब जीसस को सबसे पहले महल दुनिया में ब्लेस्फेमी लॉ के बुनियाद पे जिसे सजाए मौत हुई, वो तो जीसस क्राइस्ट ही है ना। क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड सेइंग के अकॉर्डिंग टू जो माना जाता है, अब फैक्ट कितना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो पॉपुलर बिलीफ है कि जीसस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि ही इज वायलेटिंग द लॉज ऑफ द जूस बाय क्लेमिंग दैट ही इज द सन ऑफ गॉड और दैट ही इज द मसाया, कुछ इस किस्म की बात है। और वो केस फिर इन्होंने पोंटस पायलट को दिया जो गवर्नर थे ऑफ वो क्या कहते हैं, फलस्तीन। और देन जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द, उसके बाद सेंट पॉल हु हिमसेल्फ वाज अ ज्यू बाय द वे, और बाकी जो उनके हैं लोगों ने कहा कि जीसस ने कहा है कि मेरा पैगाम तुम सारी दुनिया में फैला दो। तो क्रिश्चियनिटी में जीसस का कितना अपना कहना है कि आप कन्वर्ट करें और कितना उसके फॉलोअर्स का है, इज अनदर थिंग। लेकिन सेंट पॉल से ये हुआ कि इल्ज़ाम कि इन्होंने सन ऑफ गॉड को नहीं माना, ये यहूदियों पे लगाया गया। और बार बार इसी बुनियाद पे उनको उनके ऊपर हेट क्राइम्स भी हुए। मसलन यूरोप के अंदर वो जहाँ पे भी थे उनको ना ज़मीन खरीदने की इजाज़त थी, तो वो फिर जो लिमिटेड उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बैंक में मनी लैंडिंग में उनको चांस मिला। और उस सिचुएशन के अंदर वो बहुत अमीर भी कुछ इलाकों में हो गए, फिर उनके ऊपर हमले होते रहे। सो जो पुरानी क्रिश्चियनिटी थी जिसके अंदर द सन ऑफ गॉड वाज किल्ड बाय द ज्यूज, वो एंटीसेमिटिज्म का मेन आर्गुमेंट है। जो आज जो हैं ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज उसको मतलब उस पर वो कहते हैं कि ये गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन ये क्रिश्चियंस तो करते रहे हैं ना यहूदियों के साथ। मुसलमानों के अंदर भी कुरान की कुछ वर्सेस हैं जो शायद लोग इंटरप्रेट करते हैं यहूदियों के खिलाफ, क्योंकि रसूलुल्लाह ने जो शुरू में उनकी तो ख्वाहिश थी कि जो यहूदी हैं उनको मान लें कि ही इज़ द एक्सपेक्टेड मसाया, लेकिन जब उनको भी नहीं माना गया तो फिर शायद कुछ ऐसी वर्सेस हैं जो उनके खिलाफ हैं। लेकिन कुरान के अंदर द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल के मतलब कई वर्सेस हैं, आपने देखी भी होंगी। तो अब उन वर्सेस को किस तरह इंटरप्रेट किया जाए, उसके अंदर दो पोजीशंस हैं। एक तो है ना बनु कुरैजा में जो कत्ल आम हुआ यहूदियों का, जो हार गए थे, लेकिन वो रूल नहीं बन सका। रूल यही बना जो कुरान की वर्स है कि यहूदी मुसलमान और सेबियंस जो हैं वो मुसलमानों के दरमियान रह सकते हैं, अपने मज़हब पे भी कायम रह सकते हैं, और अपनी वो है, और वही फॉलो किया गया। लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि Dhimmi system in any case was not a democratic system, but it was a tolerant system. जब एनलाइटनमेंट आई और ये सारा वेस्टर्न सोसाइटीज में डेमोक्रेटिक राइट्स आई, तो दिम्मी सिस्टम बाय कंपैरिजन एक ज़्यादा पुराना सिस्टम नज़र आता है। ठीक है। और मतलब अरबों के अंदर जो मुसलमान रह रहे थे या इन इलाकों में,
ये रह रहे थे यहूदी। इसराइल बनने के बाद फिर इन पे हमले शुरू हुए हैं। बल्कि ये भी रिकॉर्ड में है कि ये ज़ायनिस्टों ने खुद बगदाद के अंदर जो सिनागोग है उनके अंदर बम चलाए हैं, ताकि वहाँ से जो यहूदी इसराइल नहीं थे आ रहे, वो वहाँ से भागे। इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। यानी इसराइल ने इजिप्ट के अंदर भी ये ज़ायनिस्टों ने बम चला के वहाँ के यहूदियों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी और उनको भाग के आना पड़ा, बिकॉज इसराइल डिडंट हैव इनफ पीपल टू रन द स्टेट। तो अरबों और मुसलमानों के अंदर उन पे वो जबर नहीं हुआ जो वहाँ पे यूरोप के अंदर हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी है कि द इस्लामिक ट्रीटमेंट ऑफ जूज हैज़ बीन by comparison far better than what the Christians did to Jews until the Second World War. ठीक है। इस तरह से क्रिश्चियंस की जानिब से ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं थी कि अगर तो जनाब ईसा को खुदा का बेटा और सेवियर नहीं माना तो उस जनरेशन ऑफ जूस ने नहीं माना, तो वो एक जनरेशन ऑफ जूस की सजा तमाम ही जनरेशन और तमाम ही रिलीजन को, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं थी आपके ख्याल में? ओवर सिंप्लीफिकेशन ही नहीं, ये देखें डॉगमा तो ऐसे ही बनता है ना। और मेरे ख्याल से यहूदियों के खिलाफ ये इसलिए भी हुआ कि ये एक ऐसे लोग थे जो बड़े हाई, वो क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन, इनमें कानून बनाने का रिवाज। और ये एक जो देखें ना, जिस तरह ब्राह्मण हिंदुओं के अंदर हैं, वो हिस्टोरिकली पढ़े लिखे लोग हैं, समझ गए आप। तो इसी तरह यहूदी जो हैं वो उनमें ये पढ़े लिखे होने का, और जिन पे किताबें आप कहते हैं उतरती हैं, तो उनकी तो स्टेटस बहुत बड़ा हाई होता है ना। तो क्रिश्चियंस अगर जो हैं उनमें ये जब रहते थे, तो एक नफरत की बैकग्राउंड तो ये भी थी कि ये बार बार कामयाब हो जाते थे पैसा बनाने में। और मसलन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर रॉथशाइल्ड ब्रदर्स जो थे, एक डेनमार्क में, एक शायद बर्लिन में, और एक फ्रांस में या इंग्लैंड में, एक जर्मनी को सपोर्ट करता रहा फाइनेंसिंग, और बाकी वेस्टर्न्स को ऐसे करते रहे। तो ज्यूज का अपनी प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कल्चर, आर्ट, फलसफे पे भी रहा है। कार्ल मार्क्स भी आप देखें तो एक जूश फैमिली में पैदा हुए, यानी सारी दुनिया को बदलने में मार्क्स की जो सोच है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ज्यूज आर हैव हिस्टोरिकली बीन यू नो लीडिंग फिगर्स इन क्लासिकल राइटिंग्स एंड ये सारा कुछ है। तो ऐसे लोगों की एनमी भी बहुत होती है, यू आइदर एडमायर देम और यू हेट देम। आम बंदे को लोग आदमी नोटिस ही नहीं करते, तो लोग तो उसे नोटिस करते हैं ना जो किसी मुकाम पे पहुंच जाए। अब मुझे जो इतनी दुनिया हेट करती है, उतनी दुनिया मुझे प्यार करती है, लेकिन इफ आई वॉज नॉट नोन फॉर ऑल दिस, तो आई वुड बी लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे है। इसलिए तो सर यहूदियों का ये कमाल है कि वो मुश्किल हालात में भी उन्होंने अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को कायम रखा है। ये यही मेरा उनकी बड़ी अचीवमेंट है। यही मेरा ज्यूस के हिस्से में आखिरी सवाल था कि जो आइडियोलॉजिकल लीडर्स होते हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनके लिए अपनी आइडियोलॉजी को पे स्टिक रहना, या जो पैसे कमा रहे होते हैं उनके लिए तो आसान होता है ना, इट इज कन्वीनियंट। जो आम बंदा, जो आम यहूदी मार भी खा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन भी रोज फेस कर रहा है, जूते मार के निकाला भी जा रहा है, वो इस आइडिया से हमेशा मुंसलिक रहे कि वी आर स्टिल द चोजन पीपल, हमारे पास स्टिल मसीहा आएगा एग्जैक्टली exactly. इतनी ये मुश्किल के बिल्कुल। बाद, वी स्टिल हैव टू गो देयर एंड बी, हम अपने प्रॉमिस लैंड में रहना है। ये ताकत आपके ख्याल में एक आम इंसान, और एक नहीं, जाहिर है वो अलग अलग जगहों पे रहे हुए तमाम ही यहूदियों के पास, ये आम इंसान में ताकत कैसे आई? आप ये भी देख सकते हैं कि इमाम हुसैन की जो हैं, वो उनके ऊपर भी बहुत जुल्म हुआ, लेकिन उनमें भी एक प्राइड तो है ना औलाद में। तो वो भी कायम रहे हैं इन वेरी हार्श सर्कमस्टांसेस। तो ये, और तो महल जो लोग अपने हिस्टोरिकली एक आइडेंटिटी को बहुत ऊंचा रखते हैं, वो मार भी खाते जाते हैं लेकिन मानते भी नहीं है। तो ये कई लोगों में होता है। हम तो उन्हीं को जानते हैं ना जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दूसरी दुनिया में भी होंगे। लेकिन दुनिया का जो एजेंडा है वो तो वेस्ट और ये इब्राहिम रिलीजन्स फॉर गुड और बैड की वजह से ही बना हुआ है। चाइना हैज़ प्लेड नो रोल इन दैट। वो बेचारे उधर हैं, जापानीज, वो अपना करते रहे हैं। ये दुनिया में जितना फतूर है ये इब्राहिमिक रिलीजन्स के लोगों के मानने वालों का है।
तो उसके अंदर मुझे लगता है ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप अभी भी देखेंगे इंडिया के अंदर पढ़े लिखे लोगों में परसेंटेज ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके अंदर भी एक प्राइड है कि वो दे आर द चोजन पीपल या दे आर द हाईएस्ट पीपल, और पढ़ाई लिखाई में उनका है तो उनकी औलाद में ये ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है। हम जैसे आदमी, आम आदमी लोग जो हैं वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से आगे आते हैं, समझ गए ना। चलो। लेकिन जो इन ग्रुप्स के साथ हो जिनका एक स्टेटस पहले ही हाई हो, तो तारीख उनके साथ खड़ी होती है किसी ना किसी तरीके से। अब अगर हम पैलेस्टाइन और मुसलमानों की तरफ से बात करें, तो जैसे आपने भी कहा कि उनकी तरफ से एक्सट्रीमिज्म का मामला हुआ, यूएन ने टू स्टेट सॉल्यूशन भी दिया, और वो रिजिड हो गए थे। हमास आज तक रिजिड है कि हमने इनका वजूद मानना ही नहीं है। अगर हम जी फलस्तीन के लेंस से देखें, तो मेरी जमीन थी, अच्छी या बुरी जैसी भी, मैं उस वक्त 1945 के बाद मैं वहां रहता था, उस पर कब्जा किया गया, उसके बाद आज तक सेटलमेंट हो रही है। और उसके बाद भी मुझसे ये मुतालबा करना कि मैं मान लूं, मुझसे ये मुतालबा करना कि मैं अपनी जमीन छोड़ दूं, ये तो ये तो बड़ा इलॉजिकल और इनह्यूमन सा मुतालबा है। बिल्कुल है। और मैंने जितनी ये वीडियोस बनाई हैं इस इशू के ऊपर, उसमें इसको ही जोर दिया है, क्योंकि सारी दुनिया तो इसराइल के जो उनके साथ वो 7 अक्टूबर को हमले हुए, वो कोई डांस कर रहे थे लोग और उन सिविलियंस को मारा गया, वो बहुत बड़ा जुल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। वो ऐसे ही है कि मैं बाहर नीचे उतरूं और मुझे मार दिया जाए क्योंकि शक्ल सूरत से या मेरे नाम से पता लगे कि मैं आई एम नॉट वन ऑफ देम, तो वो बहुत बड़ा जुल्म है, वो एक एक्ट ऑफ टेररिज्म ही है। लेकिन ये भी समझाना कि लोग जो हैं वो इन हालात में कैसे लाए जाते हैं, उसका जिक्र भी होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने हर वीडियो में जो एक फ़लस्तीनी पोजीशन है उसको भी एक्सप्लेन किया। और जो मुझे फ़ख्र है इस बात में कि इसराइल और ज्यूज़ के अंदर ऐसी आवाज़ें भी हैं जो इस इजरायली स्टेट को और इसकी पॉलिसीज़ को अपोज करती हैं। मुसलमानों में आप ये नहीं देखेंगे, मसलन ईरान इराक जंग जब हुई, तो मुझे नहीं याद कि हमने कभी शोर मचाया और डेमोन्स्ट्रेशन की हो कि यार 1.5 मिलियन लोग इन्होंने मार दिए हैं। ये ईरान और इराक की 8 साल जंग होती रही है। यमन के अंदर जो ये जंग हुई और इतने लोग मारे गए, मैंने नहीं देखा किसी को शोर मचाते हुए। मुसलमान मुसलमानों को मारे तो हम चुप रहते हैं। हाँ जी, मुसलमानों के साथ अगर कोई ज्यादती करे तो फिर सारी दुनिया में ये शोर मचता है, और पाकिस्तान लगता है कि उसके पास और कुछ नहीं है सिवाय इस किस्म की हरकतें करने को। लेकिन यहूदियों के अंदर ये भी है कि बहुत आवाज़ें हैं जो इसके खिलाफ हैं। नोम चॉम्स्की को आप छोड़ दें, आप गिडियन लेवी हैं जो हारेट्स के एडिटर हैं, मैंने उनकी जो वीडियो है वो की है अटैच। फिर गेबर मेट या मेटे उनका नाम है, जो एक्चुअली आउस्टिस के सर्वाइवर हैं, बच्चे थे वो। उनकी भी मैंने जो विद इन द ज्यूज जो क्रिटिसिज्म हो रही है इसराइल की, उसको भी मैं समझता हूँ एक उस उन लोगों की एक स्ट्रेंथ समझनी चाहिए। हमारे अंदर अलबत्ता आप बहुत कम देखेंगे कि मुसलमान कभी खड़े होकर किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझें। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। जी, बस यही करने की कोशिश है यहाँ पे। और जी खैर, वो पैरेलल फिलहाल ड्रॉ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो मौजू नहीं है, फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। उस पर ये जी भी देखिए, और कुछ कवानीन या कुछ कानूनी माहिरीन की मैं राय सुन रहा था, आप मेरी तस्हीह कीजिएगा, कि अगर आपके ऊपर इंटरनेशनली जुल्म किया जाए, तो वायलेंस इख्तियार करना इंटरनेशनल लॉ में आपके पास हक है। ऐसा कोई कानून है दुनिया में? ऐसे ऐसे ही कानून है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल अगर है। ऐसा है, तो फिर हमास और बाकी फलस्तीन को हम टेररिस्ट तो नहीं कह सकते किसी भी तरह। अब टेररिस्ट तो उन्होंने कहा ना जिनके खिलाफ ये होता है आर्म स्ट्रगल। भाई देखें, ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो तो मीडिया के हाथ में है ना, और मीडिया किसका है जिसकी आवाज़ सुनी जाती है? बीबीसी और सीएनएन और ये बाकी जो है वो तो वेस्टर्न पावर्स के बात है। एक और बात है, आर्म स्ट्रगल में भी एक लाइन है कि आप आर्म स्ट्रगल करें अगेंस्ट ऑक्यूपाइंग फोर्सेस, यानी जो इजरायली मिलिट्री के अगर ये लोग जाके मार देते तो शायद उसको एक और तरीके से दुनिया देखती। लेकिन किबुट्स में जो लोग अपना कुछ एक कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें मार दिया। और अब इस पे डिस्प्यूट है कि इन्होंने बच्चों के गर्दन उतारी है या नहीं उतारी।
लेकिन कुछ लोग इन्होंने मारे भी हैं जो सिविलियन हैं। तो सिविलियंस को जब अटैक किया तो इसराइल के पास एक ये आ गया कि देखें ये तो बर्बरियत है, सैवजरी है। सो पार्टली who is a terrorist and who is a freedom fighter all depends on who has more influence in defining opinions. माइंड जो ह्यूमन माइंड है ये तो अंडर कंट्रोल है ना, ये सारी चीजों का। और दूसरा तो इशफाक साहब आपकी जी। बात बिल्कुल दुरुस्त है। आर्म स्ट्रगल अंडर इंटरनेशनल लॉ इज द राइट ऑफ एन ओप्रेस्ड पीपल, एब्सोल्युटली। लेकिन लोग कहते हैं जी इनको अगर करना था तो इजरायली फौज के साथ करते, इन्होंने जाके बच्चों को क्यों मारा है, औरतों को क्यों मारा है। ये आर्म स्ट्रगल नहीं है, ये बर्बरियत है, सैवजरी है। ठीक है, दैट्स इट। लेकिन उसकी तरफ एग्जाम्पल भी है कि इजरायली फोर्सेस ने कई दफ़ा जाके ये घर गिराए हैं लोगों के, और उनके जो ऑर्चर्ड्स हैं वो तबाह किए हैं। वो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म नहीं है। लेकिन ये वही वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने जुल्म किया यहूदियों के साथ, और जब वो जुल्म बिल्कुल इंतहा पे आ गया तो उसी प्रॉब्लम को इन्होंने मिडल ईस्ट में ले आए। और अब मिडल ईस्ट में उन्होंने जो पोजीशन ली हुई है वो बिकॉज ऑफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस बेसिकली। मेरे ख्याल से यूरोप में अभी भी एक था कि ज़रा बैलेंस करके चलें, लेकिन वो अमेरिकन इतना ज़्यादा सपोर्ट है फॉर इसराइल कि कोई और किसी की बात नहीं चलती। तो और वंस अगेन एज यू सेड, जिसके पास पावर है वही डिसाइड करता है कि क्या ऐसे वो एक सिचुएशन को डिफाइन करें। इसके साथ ये भी ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है? मैं किसी भी सूरत हमास को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, उनके इस एक्ट को, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनके लेंस से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पे कारपेट बॉम्बिंग की जाती है, उनके बच्चे मार दिए जाते हैं। बिल्कुल है। उसके नहीं, मैं तो अलावा आपसे एग्री करता नहीं नहीं, हूँ, मैं मैं तो सिर्फ आपसे मैं अपना एग्री करता आर्ग्यूमेंट हूँ। अपना पूरा कर लूं। उसके बाद जिस तरह वो ओपन एयर प्रिजन है, आपने कहा वर्ल्ड लार्जेस्ट, फिर डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। हम उसको, उस सिचुएशन को जो उन्होंने सिविलियंस के साथ किया, उसको कंडेम ही करना चाहिए, उसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन चल, सिर्फ कंडेम करके पीछे हो जाना, डोंट यू थिंक ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी है? क्योंकि जो आप उनके साथ कर रहे हैं उसके बाद आपने उनके पास जगह क्या छोड़ी है? बिल्कुल ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। इसीलिए आप जैसे लोगों का प्रोग्राम करना, मेरा करना जो है ड्यूटी बन जाता है। और मैंने 3-4 प्रोग्राम भी किए हैं और जी मैंने उसके देखा। बाद कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि इंडिया से इतने हेट कमेंट्स आए मुझे कि आई थॉट के आई विल हैव टू डू इट। अब वहाँ पे वो जो पाकिस्तान ने टेररिज्म इंडिया में की है, वो अब सारे एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट वहाँ पे पैदा हो गया। क्या किया जाए। बट यू आर राइट एंड आई टोटली सपोर्ट यू कि हमास के उस एक्ट को हम कंडोन नहीं करते, लेकिन वो किन हालात में ये हुआ। अलबत्ता ये मैं कह सकता हूँ कि हमास ने अगर ये एक्ट किया है तो क्या उन्होंने अगले जो जितने वो थे स्टेप्स जो फॉलो होने चाहिए उनको कैलकुलेट किया या नहीं। ये मेरा सवाल तो था। आगे जब हम वॉर की बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ उनके लेंस से समझने की कोशिश कर रहा चले। हूँ। एक और लेंस से अगर हम देखें कि इस वक्त मिडिल ईस्ट को क्या मसला है, मसले से मुराद इसराइल को वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जो सऊदी अरब के तो ताल्लुकात बिल्कुल उनके साथ सही होने वाले थे, तस्लीम भी कर लिया। ये मिडिल ईस्ट को क्या मसला है, क्यों इसराइल को इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? उनके उनको तो कोई इंसेंटिव भी नहीं है इस तरह। मेरे ख्याल से इसराइल को कोई डायरेक्टली वो सपोर्ट नहीं कर रही, हुकूमतें कर रही हैं जी मैं हुकूमत अवाम की के बात कर रहा अंदर। हूँ, एक्सेप्ट कर लिया, उनसे अच्छे ताल्लुकात करने की कोशिश है। हाँ, उसकी बात उसकी वजह है कि इन्होंने 2-3 जो जंगें की हैं वो सारी जंगें ये हार गए हैं। और उनको समझ आता है कि अगर अमेरिका जिस तरह उसकी पॉलिसी है कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस वो इसराइल को सपोर्ट करेंगे, तो इस कॉन्फ्रंटेशन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसके लिए अब शायद ये समझते हैं कि इसराइल के साथ दोस्ती कर ली जाए, और शायद उनके इंटरेस्ट में भी ये हो, स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि ईरान जो है वो एक फैक्टर है जो अरबों के अंदर इज़ अ कॉज ऑफ वरी। तो उसको बैलेंस करने के लिए इसराइल के साथ दोस्ती कर लेना और अमेरिका के साथ मिल के कुछ और बैलेंस ऑफ पावर करना, ये उनको शायद हुकूमतों को अट्रैक्ट करता है। ईरान की मुझे समझ नहीं आती, उनको क्या झगड़ा है यार इसराइल के साथ। वैसे उनका डायरेक्ट बॉर्डर भी कोई नहीं है, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से मिडल ईस्ट में उनकी डोमिनेंट पोजीशन हो जाए
सऊदीज के खिलाफ इस पॉलिसी पे वो चल रहे हैं। उधर हिजबुल्ला है, इधर ईरान है। मगर ईरान का डायरेक्ट तो इसराइल के साथ कोई झगड़ा नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान का और इसराइल का कोई डायरेक्ट बॉर्डर भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है। तो ये ईरान इज अ फैक्टर विच आई थिंक मेक्स द अरब्स सीक सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इसराइल टू बैलेंस ईरान, मुझे यूं लगता है। इससे सब इसमें जब अरब्स को ये समझ आ गई है, और ये सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे और इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि ये बार बार हारना और उनकी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ देख के ये समझ आ गया है कि उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये अरब्स फिर फलस्तीनियों को या उनके हेड्स को अच्छा लगे या बुरा, ये बात प्रॉपरली कन्वे क्यों नहीं करते? जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दूं, जब अफगानिस्तान का मसला था तो हमारे पास मौलाना फजल रहमान और सब गए थे ना तालिबान को समझाने के लिए। तो वहां से लोग क्यों नहीं जाते उन्हें ये बावर कराने के लिए कि इट्स अ लॉस्ट बैटल नाउ? देखें, इसको मान लेना कि इट्स अ लॉस बैटल इज नॉट इजी फॉर, एक अरब माइंड भी तो है ना। वो बड़ा एक डिफीट मानने वाले ये लोग तो नहीं है। आप ये भी जानते हैं, जहां जहां इब्राहिमिक रिलीजन्स आ जाती हैं वहां पे एक वो मिलिटेंट स्पिरिट भी होती है। क्रूसेड्स भी तो हुई ना एक जमाने में। तो ये इन रिलीजन्स के फॉलोअर्स जो हैं उनके अंदर एक इस किस्म की वो है कैपेसिटी, एक प्राइड कह लें आप, एक जिद कह लें आप। तो ये इतने रैशनल कैलकुलेशन करने के कायल नहीं है। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से अगर ये समझौता हो जाता है इब्राहिमिक अकॉर्ड और कोई अच्छा रिजल्ट निकल आता, तो फिर उसी डायरेक्शन में बात चली जाती ना। तो लोग ये भी कहते हैं कि ईरान ने हमास के जरिए इस सारे सिस्टम को सेबोटाज करने के लिए करवाया। तो हमको वो फैक्टर भी नज़र में रखना पड़ेगा कि इफ़ ईरान हैज़ बीन द स्पॉइलर, तो मे बी ये एक अमन की तरफ जो जा रहे थे वो लोग, विदाउट ओपनली एडमिटिंग इट, उसको सैबोटाज करने के लिए कोशिश की गई है। इस तरह से अब आखिरी तीसरे हिस्से में मैं चाहूंगा कि वॉर के बारे में, जाहिर है हमारा, क्योंकि वो वॉर ऑन ग्राउंड हम में से हम दोनों वहां पे नहीं है, तो ओवरऑल उसको लेंस से देख लिया जाए, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस और फिर सॉल्यूशन की तरफ जाएं। आपने बार बार इब्राहिमिक रिलीजन की बात की, और क्योंकि जाहिर है माफ कीजिएगा, हम इस खित्ते से हैं, तो हम हिंदुइज्म में भी, अब हिंदुत्व लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, वो बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो फिर ये बात एक आर्ग्यूमेंट को जन्म देती है जो आप सुनते भी होंगे कि यार ये तमाम फसाद की जड़ मजहब है। इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, वैसे दुनिया में मेरे ख्याल से जहाँ मज़हब आ जाता है वहाँ पे इख्तलाफ को रैशनली हल करना मुश्किल हो जाता है। समझ गए आप? तो मज़हब जो है वो दुनिया को डिवाइड ही कर रहा है आज के दुनिया में। क्योंकि देखें, जिस तरह आप अब एजुकेटेड हैं, आपकी एजुकेशन सारे दुनिया में उसकी वैल्यू एक जैसी होगी। अगर यही होना शुरू हो जाए तो मज़हब का क्या रोल है? आपको वही हकूक मिलें जो आप, जिसके लिए आप क्वालिफाइड हैं। तो ऐसे एक जस्ट सिस्टम में मज़हब का क्या रोल है? मज़हब का तो यही रोल है ना कि जब मैं मरूं तो मुझे किस तरह दफन किया जाए, और बाद में जन्नत जहन्नम का जो हमारा बिलीफ है, दैट्स रिलीजन एक्चुअली हैज़ नो रोल टू प्ले इन मॉडर्न सोसाइटी इन इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ। आपको नज़ले से लेके, अल्लाह ना करे कोई बुरी बीमारी हो जाए, तो कोई मंत्र नहीं है जो उसे ठीक करता है। यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर। ये तो मौलाना तारिक जमील भी जो ये इस किस्म की बातें करते रहते हैं, उन्होंने भी जाके दिल का इलाज कनाडा में करवाया है। तो ये सबको नज़र आ रहा है कि मज़हब का जो था ना एक वो ओवरऑल स्कीम दुनिया को समझाने का, वो इररेलेवेंट हो चुका हुआ है, इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग, साइंटिफिकली स्पीकिंग। लेकिन मज़हब की बुनियाद पे पावर गेम्स होती हैं, मज़हब की पावर की बुनियाद पे कनेक्शंस बनाए जाते हैं, तो वो रोल तो फिर अपनी जगह है। और मुझे समझ ये आती है, दुनिया में मज़हब ख़त्म नहीं हो सकता। मज़हब हमेशा रहेगा। मुसलमान भी रहेंगे, यहूदी भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे। ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद अगर सोसाइटीज़ जो हैं वो अकोमोडेटिंग हो, टॉलरेंट हो और फेयर हो, तो सब मिलके उसके अंदर रह सकते हैं। ये मेरी बिलीफ है। लिहाजा डॉगमेटिक इसराइल जो है वो इंसानियत के खिलाफ है। डॉगमेटिक पाकिस्तान, अगर इंडिया भी डॉगमेटिक हो जाए तो वो उतना ही जालिम मुल्क बनेगा।
इसलिए सब अब जरा इसको आगे लेकर देखते हैं, चंद आखिरी सवाल कि जैसे आपने भी बार बार कहा और हम देखते भी हैं कि यूएस एक बहुत बड़ा सपोर्टर है, या कहिए कि सबसे बड़ा सपोर्टर है इसराइल का। उसको क्या इंसेंटिव है इस पूरे खित्ते में या इस पूरी आइडियोलॉजी में इसराइल को सपोर्ट करने का? ये बड़ा अच्छा सवाल है। उसके अंदर अ, एक तो रिलीजन का बड़ा रोल है, हालांकि ये सेकुलर मुल्क, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, लेकिन अमेरिकन आर बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो उसमें मज़हब का बहुत रोल है। दूसरी बात, वहाँ पे एक जूइश लॉबी है जो अ, है तो 4 मिलियन की या 5 मिलियन की, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आपको वेरी सेल्डम यू विल फाइंड अ जू हु इज़ नॉट एजुकेटेड। पढ़े लिखे हैं, वो बैंकिंग में, इकोनॉमी में, यूनिवर्सिटियों में उनका बहुत रोल है। कल्चर में उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, सियासत में उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। उनके एक दो यहूदियों ने कोशिश भी की है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने की, अभी तक कामयाब नहीं हुए। लेकिन हाईएस्ट पोजीशन जो रही हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो उनके पास बहुत दफ़ा रही हैं। मसलन ये जो है मिस्टर ब्लिंकन, ही इज़ ऑल्सो अ जू। उनके भी अनसेस्टर्स जो बड़े थे वो सर्वाइवर हैं ये हॉलोकॉस्ट के। हाँ जी। तो उनकी यूनिवर्सिटियों में बहुत होल्ड है, बिकॉज दे आर एजुकेटेड, मोर एडवांस्ड, फाइनेंशियली स्ट्रोंगर। और वो कम्युनिटी जो होती है वो एक दूसरे को सपोर्ट भी बहुत करती है, ये वी नो इट वेरी वेल। साथ साथ 70 मिलियन अमेरिकन आर एवेंजलिकल क्रिश्चियंस, जिनका ये कट्टर ईमान है कि जीसस ने दोबारा आना है, और आने से पहले जो रिक्वायरमेंट है कि सारे यहूदी जो है वो फ़लस्तीन में एग्री कर जाएं। तो जिसने इलेक्शन जीतना है अमेरिका के अंदर, वो 70 मिलियन ये बाइबल बेल्ट को इग्नोर कैसे कर सकता है? वन। और ये जो जूश लॉबी का जो अपने प्रपोर्शन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हर सेक्टर में, ये सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर है, जो मुझे जो बाइडेन का 1985 में एक वीडियो है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसराइल अगर ना भी अगर होता तो हमको वहाँ बनाना पड़ता। सो हमें पता नहीं $3 बिलियन दे के हम बनाते हैं, कुछ ऐसा है, आप भी देख लेना। मैंने देखा है, और वो कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमारी सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है, थी $3 बिलियन। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में वो उनकी सबसे ट्रस्टवर्दी जो कोई स्टेट है वो सिर्फ इसराइल है। और इसराइल को पता है कि अगर अमेरिका उनके साथ ना हो तो जो गुंडागर्दी वो स्टेट करती है वो मुमकिन नहीं है। यूरोपियंस इतना उसका साथ ना दें। मैं तो स्वीडन में रहता हूँ, यहाँ पे पीएलओ का और पैलेस्टाइन की स्टेट को भी रिकग्नाइज कर लिया गया। लेकिन जब ये 7 अक्टूबर को हुआ तो फिर सारे लीडर्स को लाया गया, और जो जो है ना अपना हुकूमत वाले, जो राइट विंग के लोग हैं, उन्होंने कहा कि क्या ये गलती नहीं थी कि आपने इजरायली स्टेट को रिकग्नाइज कर लिया? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अब तो पहले प्राइम मिनिस्टर बनी थी लेकिन वो हार गई, उन्होंने कहा नो, टू स्टेट सोल्यूशन को हम अब भी बिलीव करते हैं। और फिर जहाँ की जो लेफ्ट पार्टी है उसने भी एग्री किया। बाकी जो पार्टीज हैं वो यही कहती थी कि इनका दफ्तर भी बंद करो और ये जो रिकग्निशन है वो। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है यहाँ पे जो दो अखबार हैं, स्वेंस्का दागब्लादेट और दागन्स निहेतर में, उसमें यहूदी जो हैं, जो प्रोग्रेसिव यहूदी, उन्होंने उन्होंने बताया है कि इसराइल की कितनी कितनी ज्यादती हैं। तो मुझे जिस बात पे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि विद इन द ज्यूइश कम्युनिटी ऐसी आवाज़ें उठती रहती हैं जो ज़मीर के ऊपर बेस्ड है। इस तरह से, क्योंकि हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, आपको ये महसूस होता है कि जो वेस्ट का डेमोक्रेसी का आइडिया था, ह्यूमन राइट्स का आइडिया था, और हर बंदा इक्वल है उसका आइडिया था, वो अब डाई होता नजर आता है, वो मरता हुआ नजर आता है इस सिचुएशन में? कि 7 अक्टूबर को तो सबने कंडेम किया, लेकिन अब जो इसराइल कर रहा है उसके ऊपर कंडेम तो छोड़िए, उसको उस तरह देखा भी नहीं जा रहा कि किस तरह वो ब्लैंकेट बॉम्बिंग कर रहा है। आपको आइडिया आई एग्री, मरता हुआ नजर बिल्कुल आता है? सही है। मास वाए इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, गुटेरेस। उन्होंने बार 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 कहा है और इसराइल ने कहा है कि इनको निकालो यहाँ से। तो ऐसे भी यूरोपियंस हैं। एक स्पेनिश वो क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने भी बात की है।
आयरिश पार्लियामेंट के अंदर तो बहुत आवाज़ ज़ोर से उठाई गई है। तो अ, लेकिन यू आर राइट, इस वक्त जो कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, वेस्टर्न कॉन्शियंस इज इग्नोरिंग ऑल दैट। और ये वो जो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये वो सारी जो बातें हैं, वो उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये तैयार है। उसकी एक और वजह है, जहां जहां मुसलमान यहाँ आके सेटल हुए हैं, देखें हिंदू भी आके सेटल हुए हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट भी हैं, लेकिन एज अ कम्युनिटी मुसलमान ही मैंने देखा है हर जगह ये एक अग्रेसिवली बिहेव करने के आदी हैं। इनकी मसलन वो बुर्का पहन लेना या वो बाकी हरकतें करना, और somehow Muslims do not seem to feel at home in the West। और वो उसकी वजह से जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, वो वो हुकूमतों तक पहुंच चुका हुआ है। अब कुरान को जलाना जो है, स्वीडन के अंदर कई दफ़ा हुआ है। ये कानून पहले से भी था, तो पहले तो कभी किसी ने कुरान को नहीं जलाया, ये अब क्यों शुरू हुआ है? कानून तो पहले ही था ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, नोबडी एवर थॉट ऑफ इट, व्हाई नाउ? तो अब यूरोप के अंदर मुसलमानों को इस्लामोफोबिया हम कहते हैं, वो कहते हैं ये आके हमारी जो ह्यूमन राइट्स हैं, औरतों की फ्रीडम्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। मसलन एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा चला हुआ है कि जो ये स्वीडिश गवर्नमेंट है, ये मुसलमानों के बच्चे ले लेती है उनके पेरेंट्स से। नाउ दैट इज़ नॉट ट्रू। द स्वीडिश वेलफेयर सिस्टम इंटरवीन्स उन हालात में जब खबर आती है कि बच्चों को घर में मारते हैं, और अ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो करते हैं। और मुसलमानों को तो आदत होती है अपने बच्चों को मारने की, तो प्रोपोर्शन वाइज शायद ज़्यादा है। लेकिन अभी जब ये हुआ था सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट, तो 500,000 सीरियंस जो हैं वो जर्मनी ने लिए, जब उनकी पॉपुलेशन 80 मिलियन है, और स्वीडन की पॉपुलेशन सिर्फ 10 मिलियन है, इन्होंने 173,000 लिए। तो ये वही हुकूमत है या वही स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों को यहाँ पे अकोमोडेट किया। अब उन पे इल्ज़ाम इन्होंने शुरू कर दिए, और ठीक ठाक सुबह शाम प्रोपेगेंडा होता है कि इस्लाम और के खिलाफ इजरायली स्टेट है, कुरान जलाते हैं और बच्चे ले लेते हैं। तो इन हालात में मेरे ख्याल से एक बैलेंस जो पहले अप्रोच थी ना, दूर जो देख के आप करते थे, वो नहीं है। उनको खुद नजर आता है, यहाँ के जो एंटी इमिग्रेशन पार्टीज हैं उनकी तो कोशिश ये है कि हर चीज़ जो यहाँ पे अब ख़राब हो रही है, ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, रेप के केसेस वो ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाई का जो यानी हाथों पाई वाली बातें जो हैं ज़्यादा हो रही हैं, वो मुसलमान ही करते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। लेकिन प्रपोर्शन वाइज ज़्यादा आपको मुसलमान नज़र आएंगे, ये मसला भी जी, है। दिस वारंट्स अ डिफरेंट डिस्कशन है। इंशाल्लाह कभी आपको दोबारा मैं जहमत दूंगा। हम इसको बिल्कुल जी। एंड करते हुए, मैं जब इधर पढ़ता था और हम मिडल ईस्ट का कोर्स करते थे, तो मुझे भी अभी भी याद है कि हमारे प्रोफेसर समझाया करते थे कि मिडल ईस्ट कितना मुश्किल है, और क्यों आपको कोई एक पैटर्न पॉलिसी का नजर नहीं आता। कहीं पे दुश्मन भी साथ बैठे हैं। अब वो ज़ाहिर है, मुझे उस वक्त उनके समझाने के बाद, पूरा सेमेस्टर लेने के बाद भी अल्टीमेटली मिडल ईस्ट की सही तरह समझ नहीं आई थी। मिडल ईस्ट इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये गढ़ है मज़ाहिब का, जो अ, दुनिया सारी में फैल गए, और सारी पिछले 2000 साल की जो हिस्ट्री लिखी गई है और जो पॉलिटिक्स डोमिनेट की हैं, वो तो इब्राहिमिक रिलीजन्स की वजह से हुई है ना। अब दुनिया के अंदर बाकी जो है सिविलाइजेशंस, वो अपने आप को असर्ट कर रही हैं। मसलन चाइना, चाइना में फॉर एग्जांपल दे हैव नो आइडिया ऑफ अ ग्रेट ऑल माइटी गॉड, है ही नहीं। कैन यू बिलीव इट? कि एक पूरी 5,000 साल की सिविलाइजेशन है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ऑल माइटी गॉड होता है जो ये भी करता है वो भी करता है। वो चाइनीज सोच का हिस्सा ही नहीं है। अब वो भी चाइना से निकल के एक इंटरनेशनल कुवत बनते जा रहे हैं। इसी तरह बाकी भी दुनिया के अंदर जो हैं वो, लेकिन सारा लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट और हमारा वेस्ट एशिया, ये तीनों मजहबों के ही अपना की बुनियाद है, और यहाँ से ही सारी जंगें भी हुई हैं और सिविलाइजेशंस का रिकॉर्ड भी रखा गया है। तो मिडल ईस्ट
के प्रॉब्लम वाकई बहुत डीप हैं, क्योंकि दे आर रूटेड इन एंशंट हिस्ट्री से ये शुरू होते हैं। जैसे अब ईरान की आपने बात की, उस खत्ते में ईरान की, आप जैसे आपने कहा कि उनके बॉर्डर नहीं मिलते, उनका कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तमाम चीजें। रशिया को आप देखें किस तरह वो इंटरवीन करता है, चाइना है। तो इस सिचुएशन में भी ये जो दूसरे ममालिक हैं, ये भी अपने फॉरेन पॉलिसी एडवांटेजेस और एडवांसेस और फायदे के लिए इस पूरी सिचुएशन को प्ले कर रहे हैं। लगता तो यही है। मसलन स्वीडन ने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर और 220 साल से कभी न्यूट्रलिटी रखी है। उन्होंने अब ये नेटो में ज्वाइन करने के लिए सारी सियासत लगा दी है। तो जो नई कुव्वतें आ रही हैं वो दुनिया को एक और तरीके से देखती हैं। मेरे ख्याल से 9/11 के बाद दुनिया एक और बनती जा रही है, और उसके अंदर वो जो हाई प्रिंसिपल्स थे ना, वो लगता है साइड पे रख दिए। अब मसलन आप जब भी ये बॉर्डर्स क्रॉस करें तो आपकी जूतियां भी उतर जाती हैं, कपड़े भी। ये पहले कब होता था? ये हर इंसान पे शक है ना कि ये टेररिस्ट हो सकता है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कोई ट्रस्ट की बात तो नहीं ना है। तो 9/11 ने दुनिया को बदल दिया है, और अब ये हमास के अटैक के बाद वो मुसलमानों का और ये सारा जो इमेज है और ज़्यादा ये एक्सट्रीमिस्ट इन्होंने बना दिया है, या बन गया है, कहना चाहिए। तो दीज आर बैड टाइम्स, आई एम सॉरी टू से। इसलिए सर, हमास की अगर हम सिर्फ एक चीज बात करें, जो उन्होंने अटैक किया, और जो आपने कहा कि सेलिब्रेशन हो रही थी वो सिर्फ अवाम के लिए, कि यहूदी साल में एक 7 दिन की सेलिब्रेशन करते हैं। वो सेलिब्रेशन उसको सेलिब्रेट करते हैं कि जब जनाब मूसा के पास से वो इजिप्ट के और फ़ारो के तखल्लुत से निकल गए थे, तो वो अपनी आज़ादी की सेलिब्रेशन करते हैं। खैर, जी। जब हमास ने उनको मारा, सिविलियंस भी ले लिए, तमाम चीजें, हमास ने ये कैलकुलेट नहीं किया होगा आपके ख्याल में कि वो एक अटैक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, वो एक सिविलाइज्ड स्टेट से लड़ नहीं सकते, और वही कारपेट बॉम्बिंग होगी जो हो रही है। डू यू थिंक हमास मेड अ रॉन्ग कैलकुलेशन? आई थिंक दे मेड अ टेरिबली रॉन्ग कैलकुलेशन। और ये बिल्कुल यार वैसी है। 9/11 जब इन्होंने किया था, तो उसके बाद मुसलमानों का सत्यानाश कैसे हुआ? लिबिया तबाह हो गया। वो लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, मसलन सद्दाम हुसैन वो डिक्टेटर, ये वो, लेकिन वो कोई फंडामेंटलिस्ट तो नहीं था। वो मुल्क को भी इन्होंने तबाह किया। हाँ जी। तो हमारी मुसलमानों का शायद ये प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। मुझे लगता है इनको यकीन है। और देखें, वो जो है ना, मेरी किताब गैरजन स्टेट में एक जगह पे मैंने डिस्कस किया है कि एक ब्रिगेडियर थे मलिक, उनकी एक किताब है द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। उसके अंदर वो लिखते हैं कि अल्लाह चाहता है कि आप अपने दुश्मन के दिलों के अंदर खौफ पैदा करें। नाउ आई थिंक दे इंटरप्रेटेड लिटरली कि अगर हम ये सारा कुछ करेंगे तो इजरायली जो है पैकअप करके भाग जाएंगे, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। वो ना पहले हुआ है ना अब होगा। द वर्ल्ड हैज चेंज सो फंडामेंटली। मुझे याद है कि इंडिया के साथ 1990s में जब इन्होंने एक दो जहाज गिराए हैं, तो इन्होंने उनके पायलट्स की आंखें निकाल दी थी। नाउ दैट ऑल्सो पाकिस्तान आर्मी का ये नॉर्मल तो नहीं है, पहले भी जंगें होती रही हैं। ये जब से लश्कर तैयबा और ये अफगान जिहाद जो है ना, ये करवाया अमेरिका ने। हाँ जी, फंडिंग करवाई और मुसलमानों को जनूनियत के अंदर इन्होंने ट्रेन किया। अब वही जनूनियत जो है वहाँ से निकल के पूरी सोसाइटी का हिस्सा बन गई है, और वो कभी इनको नुकसान पहुँचाती है, कभी वो मुसलमानों को भी नुकसान पहुँचाती है। मसलन मैंने खुद देखा है, वो ये ये खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में जो जो वहाँ के शी हैं, उनके सर काट के तो वो जो बाकी उनके साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है यार? ये बर्बरियत ही है। तो हमें ये समझ नहीं आती कि खौफ जो है वो एक ट्रेंड आर्मी के लिए मींस नथिंग। ट्रेंड आर्मी तो जब जंग लड़ती है तो उसके अंदर कई लेवल्स ऑफ वॉर होते हैं। अब तो वो क्या कहते हैं, साइबर वॉर भी उसमें हो गई है। तो ये अभी तक 7वीं सदी का जो मेथड है जंग का, उसकी बुनियाद पे ये गज़ब हिंद और ये सारा कुछ सोचते हैं। मुसलमानों को 7वीं सदी से आज़ाद करना पड़ेगा। इस्लाम तो रहेगा और मुसलमान भी रहेंगे,
लेकिन 7वीं सदी वापस नहीं आ सकती, ना कोई पिछली सदी कभी दोबारा आई है। जिस दिन मुसलमानों को ये समझ आ जाएगी, वो अपने राइट, जो जस्टिफाइड हैं तरीके, जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, उसको भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मसलन फैसल अल तुर्की, जो सऊदी अरेबिया के शायद इंटेलिजेंस के हेड हैं, उनकी मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक स्पीच सुनी है। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ में आर्म स्ट्रगल का राइट है, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से भी आप अपना मसला हल कर सकते हैं। और उन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल दिया, और ईस्टर्न यूरोप में सोवियत यूनियन को जो बदला गया पीसफुली। तो वाई कांट वी ट्राई पीसफुल? अगर हम मतलब सारे ये जो है अंडर ऑक्यूपेशन लोग, ये बॉयकॉट शुरू कर दें या कुछ इस किस्म की रेजिस्टेंस करें, तो जिसमें दुनिया में इन पे इल्ज़ाम ना आए, तो शायद दोबारा इस बात को रिवाइव किया जा सके। मगर वाई डिड हमास डू इट? दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या उन्हें यह ख्याल था कि इधर हम करेंगे तो इधर से हिजबुल्ला भी हमले कर देगा और ईरान भी कर देगा, और इतनी मिसाइल्स गिरेंगी कि वो इसराइल का जो डिफेंसिव आयरन वो है डोम, वो कोलैप्स हो जाएगा और हम जीत जाएंगे? इफ दैट वाज द बिलीफ, तो वो तो शैटर हो गई है। आई डोंट थिंक ईरान इज गोइंग टू गो टू वॉर फॉर द पैलेस्टीनियंस, नाइदर विल हिजबुल्ला। वो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई नॉट। और तो इस तरह हमास की बहुत ज्यादा मिसकैलकुलेशंस है, मैं और समझता हूँ। और ये जो इसराइल जिस तरह बॉम्बिंग कर रहा है, आपको इसका क्या नतीजा नजर आता है? और जिस तरह के उनके कमेंट्स भी हैं कि वी वुड जस्ट फिनिश देम, आपको क्या नजर आता है कि इस पे कितनी तबाही हो सकती है अभी? और नहीं, अब तबाही तो बहुत हो सकती है, लेकिन हबीब जालिब का मुझे शेर याद आ रहा है कि जुल्म भी हो और अमन रहे, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तो अगर आप जुल्म करते रहेंगे तो ये आवाज़ तो उठती रहेगी, क्योंकि जुल्म के खिलाफ इंसानियत के अंदर एक है। वो मुझे बल्कि साहिर का वो याद आ रहा है कि खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। तो जब तक आप जुल्म करते रहेंगे, तो उसके खिलाफ आवाज़ तो उठती रहेगी। और वो कब सुनी जाए, उनकी सुनाई होगी, इसका मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन आई डोंट थिंक इसराइल कैन कंटिन्यू टू ब्रूटलाइज द पैलेस्टीनियंस। हॉलोकॉस्ट के बाद जर्मनी को और ये सारे दुनिया को कितना अपने तरीके बदलने पड़े, तो इसराइल को भी एक ज़माने में अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। ये जो उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ सलूक किया हुआ है, ये गैर इंसानी है। और मैंने बार बार कहा है इस चीज़ को, वाइल हैविंग फुल सिंपथीज फॉर ज्यूज इन जनरल, जो उनके साथ तारीख में हुआ है, वो बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं मानता हूँ उस चीज़ को भी। इसलिए सब आखिरी सवाल, सॉल्यूशन पे मैं चाहता था बात हो, लेकिन वक्त की किल्लत है, तो मैं आपसे इजाजत लेके एक लंबा सवाल कर देता हूँ ताकि मैं सॉल्यूशन की तमाम चीजें आपके सामने रखूँ और आप उस पर कमेंट करें, जी फिर हम क्लोज करते हैं। कि सॉल्यूशन पे दो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात होती है, जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जी। फलस्तीनियों की अलग जगह बना दी जाए, इसराइल की अलग जगह बना दी जाए। लेकिन नेतन्याहू कहते हैं कि अगर हम टू स्टेट सॉल्यूशन एक्सेप्ट करेंगे तो जो सिक्योरिटी है वो इसराइल के पास रहेगी। तो ये एक बोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है इस सिचुएशन में। टू स्टेट सॉल्यूशन अगर होता है तो हमास का और मुसलमानों का अब तक अच्छा या बुरा जो भी सारा आइडिया है कि भाई ये ऑक्यूपायर्स हैं, हमें एक्सेप्ट नहीं करना, उसकी अवाम में किस तरह पजीराई होगी वो सिचुएशन। और अगर वन स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग उसकी भी बात करते हैं कि सेक्युलर हो जाए, जैसे आपने भी कहा, वो होता नजर नहीं आता, क्योंकि ये बुनियाद ही दो मजाहिब की कोख से उठी है। तो ये तो सिर्फ ख्वाब है कि सेक्युलर हो जाए। और आखिरी बात ये कि अगर वन स्टेट सॉल्यूशन होता है तो फिर वो इंटरनल ड्रिफ्ट या सिविल वॉर की सिचुएशन हमेशा रहेगी। ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हर सॉल्यूशन में कोई ना कोई बहुत ड्रास्टिक प्रॉब्लम है। तो आप इसका सॉल्यूशन किस तरह देखते हैं? देखें, जिस तरह ये इतने अपना अब जनरेशन से ये हुआ है, तो इसका जो हल है वो शायद बड़ा मुश्किल ही निकलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से एक फ़लस्तीनी स्टेट जिसमें वो ईस्टर्न जेरूसलम और
ये मस्जिद अक्सा जो है ये उनका वो कैपिटल बना दें, और ये स्टेट जो है वो अ, क्या कहते हैं, एक रेगुलर आर्मी की बजाय अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी रखें। हाँ जी, तो इसराइल को कन्विंस करना चाहिए कि ये स्टेट जो है वो उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है। मेरे ख्याल से वो बेस्ट सोल्यूशन है। बाकी जो है वो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे आपने उनकी बताई हैं कमजोरियां, वो सबको नजर आती हैं कि एक आइडियली तो एक वन स्टेट बन जाए जिसमें सबकी इक्वल राइट्स हों, लेकिन फिर ये सारा मसला जो है वो इतना, अब इतना खून बह गया है कि आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क। बट आई थिंक अ स्मॉलर पैलेस्टीनियन स्टेट, एक्चुअली तो उन्होंने पैलेस्टीनियन वो बना दी हुई हैं अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक पे है, लेकिन वहाँ पे उनके 400,000 वो ले आए हैं सेटलर्स। अब ये इसराइल की गुंडागर्दी है ना। अब व्हाट टू डू भाई, मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या होना चाहिए। इस लगता होना है। तो यही चाहिए कि एक छोटी फ़लस्तीनी स्टेट हो। अच्छा, वो आर्गुमेंट ये होगी कि देखें अरब भी तो रहते हैं ना इसराइल के, हैं जी, 2 मिलियन लिव आई थिंक देयर, हम्म, तो क्यों नहीं ये 400,000 सेटलर्स रह सकते। तो मैं समझता हूँ इसको भी मान लेना चाहिए, लेकिन स्टेट तो उन्हें दे देना एक यहाँ पे। दे शुड ड्रॉ अ लाइन, एंड आई थिंक इसराइल शुड हैव क्रेडिबल पावर कि अगर उन पे कोई भी थ्रेट आती है फ़लस्तीनियों की तरफ से तो दे शुड बी एबल टू क्रश इट। लिहाजा जो भी पैलेस्टीनियन स्टेट बने उसकी मिलिट्री पावर लिमिटेड ही होनी चाहिए। मैं इसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन कम से कम एक मुल्क उनका होना चाहिए, वरना ये प्रॉब्लम अगले 10 साल बाद फिर दोबारा किसी शेप में ये आ जाएगा। यू कांट विश अवे द प्रॉब्लम। किसी की धरती पे आके उनसे उन्होंने आपने उनका उनसे छीन लिया। ये वो लोग नहीं है जो बेचारे मारे गए और जिनका तारीख में नाम ही नहीं है, जैसे इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में किया है और लैटिन अमेरिका में किया है और ऑस्ट्रेलिया में किया है। ये भी एक हायर सिविलाइजेशन थी, इनकी अपनी एक प्राइड थी, इन्होंने दुनिया को रूल भी किया है इन अरबों ने। तो इनको इस पोजीशन में लाना उतना ही नामुमकिन है जितना यहूदियों को 2000 साल जो जुल्म होता रहा है उनको भी क्रश नहीं कर सके। तो इन लोगों की इस क्वालिटी को मान भी लेना चाहिए, मैं समझता हूँ, वाई नॉट। इस तरह से बस आखिरी सवाल मैं चाहता था कि सॉल्यूशन पे एंड करें, लेकिन आपकी एक बात से एक मेरे सवाल जहन में सवाल आया कि द मोमेंट हम टू स्टेट सॉल्यूशन बना देंगे, जब भी वो बने, द मोमेंट हम इसराइल की बाउंड्रीज खींच देंगे, क्या हम अनलॉफुली किसी जगह को ऑक्यूपाई करना लेजिटिमाइज नहीं कर देंगे? नहीं, अब देखे ना, इस तरह तो फिर दुनिया में वो आज तक झगड़ा है कि हजरत अली को बनना चाहिए था खलीफा या हजरत अबू बकर को, तो उसका कोई है तरीका उसको करेक्ट करने का? देखे, तारीख में ये जो चीज़ें हो जाती हैं ना, इनको प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए, बल्कि यू शुड हैव अ फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ दिस कि इंसान के अंदर ही दरिंदा है और इंसान के अंदर ही फरिश्ता है। लेट्स ट्राई टू फाइंड व्हाट इज गुड इन ह्यूमन काइंड एंड ट्राई टू फॉरगेट, एंड उस पर एक लाइन क्रॉस कर देनी चाहिए। इलीगल चीज़ें कैसे नहीं हुई? मुसलमानों के पास जब हुकूमत थी तो क्या इनको उन्होंने ख़त लिखा था कि आप सेंट्रल एशिया में आ जाएं या आप सिंध में आ जाएं? तो तब उनके पास हुकूमत थी, वो आ गए और यहाँ के लोगों को इन्होंने महकूम कर लिया। हाँ जी, तो क्या अब उसको पूरा करेक्ट किया जाए? हाउ हाउ विल यू डू इट? सो व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट is full of all these tragedies, no doubt. But you cannot turn, uh, you can't find justice or crimes done in the past from people who live today. मैं ये कहना चाहता हूँ, यू हैव टू बी एट सम पॉइंट रियलिस्टिक, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब मुसलमानों के ये झगड़े आज तक चलते हैं, खिलाफत होनी किसके पास चाहिए थी। एंड आई कीप सेइंग यार, या तो चारों खलीफे मेरे पास लाओ ना, मैं सबकी बात सुनूं। तो दे आर ऑल गॉन यार, इट्स ऑल ओवर। What happened in the past happened. Let's draw a line and let's try to find what is good among human beings and try to live according to that. और मैंने कल ही
एक स्कूल देखा है इसराइल के अंदर जो अभी भी इस दौरान में वो उस स्कूल के अंदर अरबी और ये यहूदी बच्चे जो हैं वो इकट्ठे पढ़ रहे हैं इसराइल के अंदर, वेरी क्लोज टू द बॉर्डर मेरे ख्याल से। तो इसराइल के अंदर जो किबुट्स हैं वो छोटी छोटी एक सोशलिस्ट इकोनॉमीज भी थी और वो पीस लविंग लोग थे। लेकिन अ, उसके अलावा जो राइट विंग ये थे इसराइली, वो जंग में बिलीव करते थे कि अरबों के साथ जंग ही हो सकती है। और उनके पास बेहतर आर्म्स आ गए, उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई, उनके पास उस अमेरिका जो वेस्ट का लीडर है उसकी टोटल अनकंडीशनल सपोर्ट आ गई, तो वो जीत गए हैं। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। इस तरह से हमने कोशिश की कि मुख्तसर वक्त में तमाम ही जाविया नज़र से देख लिया जाए। तो अगर आपको लगता है कि इस पूरे मौजू को डीकंस्ट्रक्ट करने में तारीख से, फिलोसफिकल लेंस से, या जंग से, या सॉल्यूशन से कोई चीज़ में मुझसे पूछना रह गई, तो प्लीज़ आप एंडिंग रिमार्क्स के तौर पे वो दीजिए, फिर हम इसे क्लोज करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से यही बात है कि इंसानियत के अंदर जो है ना, हमेशा एक जस्टिस का कॉन्सेप्ट तो रहा है, और उस जस्टिस के कॉन्सेप्ट को ही कायम रखना इंसानियत है। तो अगर हम ये मान लें कि यहूदी जिस तरह भी आए, ये अब उनका मुल्क है, तो जो यहाँ के रहने वाले लोग थे जिनसे ये मुल्क लिया गया, अगर उनका एक मुल्क भी बन जाए, वो इट विल नॉट बी टोटल जस्टिस टू द पैलेस्टीनियंस, बट इट वुड बी बेटर देन दे लिविंग अंडर ऑक्यूपेशन फॉर द जनरेशंस टू कम। सो आई थिंक ये हमने आपने तकरीबन हर एंगल को ले लिया और वहां पे बात खत्म होनी चाहिए। एंड वी शुड स्टिल बिलीव कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो नफरत को और रिवेंज को छोड़ के एक हायर लेवल पे भी इन चीज़ों को देखे। एंड वी शुड ट्राई टू ब्रिंग दैट फॉरवर्ड इन आवर डिस्कशंस। ईशा साहब, थैंक यू सो मच, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर, और आप हमेशा बहुत मोहब्बत से वक्त देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ये इंटरव्यू देखने का शुक्रिया। अगर आप इश्तियाक अहमद साहब के साथ ही हमारा द स्टोरी ऑफ सबकॉन्टिनेंट देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप इसराइल पैलेस्टाइन इशू पर मेरी राय देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि और किस तरह के इंटरव्यूज़ आप देखना चाहते हैं। शुक्रिया।